हेलो फ्रेंड्स, एचआरएम के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बानी? ये क्या होता है, बानी क्या होता है और ये किस लिए काम आता है? ठीक है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो बानी को समझने से पहले हम लोग VUCA यानी कि वोका को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि वोका जो है एक तरह से आप समझ सकते हैं, जो चीज वोका करता है, जो चीज पहले वोका करता था वही चीज आजकल बानी करती है। वोका जो है पहले इस्तेमाल किया जाता था, पहले के जो सिनेरियोज हैं, जो बिजनेस सिनेरियो है, उनको वोका ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता था। पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टाइम के साथ हर चीज जो है एक्सपायर हो जाती है, तो अभी जो है वोका उतनी अच्छे से प्रेडिक्शंस या सिनेरियो को नहीं डिफाइन कर पाता, इसीलिए जो है बानी को लेके आए हैं। तो बानी को लाए हैं तो उससे पहले हमें वोका को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। ज्यादा डिटेल में नहीं, बस शॉर्ट में आपको मैं बताऊंगी वोका क्या होता है, उसके बाद हम बानी वाले इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए वोका का फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें ब्लैंक स्लाइड से अब हम समझते हैं। ठीक है, तो वोका में एग्जैक्टली क्या होता है? इसमें जो वी है, वी का फुल फॉर्म है वॉलेटाइल। इसमें जो यू है, यू का फुल फॉर्म है अनसर्टेन। जो सी है, सी का फुल फॉर्म है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। और लास्ट में जो ए है, ए का फुल फॉर्म है यहाँ पे एम्बिगियस। ये जो वर्ड है ना एम्बिगियस, इसका मतलब होता है अनसर्टेन। कोई चीज जो फिक्स नहीं होती ना, उसको अनएम्बिगियस, उसको एम्बिगियस बोलते हैं। ठीक है, अनसर्टेन। या कोई चीज जो क्लियर ना हो, जिससे बोलते हैं ना अस्पष्ट, कोई चीज स्पष्ट ना हो, क्लियर क्लियर ना हो, उसको अस्पष्ट बोलते हैं ना, तो ये वही होता है आपका एम्बिगियस। कॉम्प्लेक्स मतलब कोई चीज जो बहुत जटिल होती, बहुत मुश्किल होती, तो उसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और ये है आपका अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब जो फिक्स ना हो, जो सर्टेन। सर्टेन मतलब कोई चीज जो फिक्स है, अनसर्टेन मतलब जो फिक्स नहीं है, कोई चीज आप जो क्लियर कट नहीं बता पा रहे। ठीक है, जो चीज अनक्लियर है उसको आप अनसर्टेन बोल सकते हैं। कोई चीज जो फिक्स ना हो या कोई चीज जो क्लियर ना हो, इसको आप अनक्लियर भी बोल सकते हैं, विदाउट क्लियरिटी। पहला आता है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब कोई चीज जो बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, सडनली अचानक से बहुत चेंज हो, तो उसको वॉलेटाइल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें सडन चेंज देखने को मिलता है या चेंज वेरी फ्रिक्वेंटली, कोई चीज बार बार चेंज हो रही है तो उसको हम लोग वॉलेटाइल बोलते हैं। ठीक है, तो चार टर्म्स है आपकी वॉका। वॉका एक्जेक्टली क्या बताता है? वॉका जो है, इसका इस्तेमाल किया जाता था, किस लिए इस्तेमाल किया जाता था? ये एक्सप्लेन करता था न्यू वर्ल्ड डायनामिक को। न्यू वर्ल्ड डायनामिक किस तरह से बोलना चाह रहा है? ये इस तरह से बोलना चाह रहा है कि बिजनेस जो सिनेरियोज है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, जो बिजनेस की जो कंडीशंस है उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो है वॉका का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ये क्या बताता है? ये एक्सप्लेन करता है न्यू वर्ल्ड डायनामिक। कोई बिजनेस वर्ल्ड है तो उसके डायनामिक को एक्सप्लेन करता था कौन? आपका वॉका। इसमें पहला है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल क्या बोलता है? वॉलेटाइल का बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी बिजनेस सिनेरियो है उसमें कोई भी जो चीज है, कोई भी जो इंडस्ट्रीज है, उसमें कोई भी चीज हमेशा सेम नहीं रहती, बहुत ज्यादा चेंज आता रहता है। पहले के जो मोबाइल है वो बहुत सिंपल होते थे, कीपैड वाले। फिर अभी के जो फोन है सारे के सारे टच स्क्रीन है। ठीक है, तो बहुत चेंजेस चीजें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि कोई चीज हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, तो वॉलेटाइल क्या बताता है? किसी भी इंडस्ट्रीज, किसी भी मार्केट में कितना चेंज होता है, तो वही होता है आपका वॉलेटाइल। तो एक बिजनेस वर्ल्ड की इसने डेफिनेशन दी कि जो बिजनेस वर्ल्ड है वहां पे चीजें आपको वॉलेटाइल देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आज आप आए और 10 साल बाद आ रहे हैं, 20 साल बाद आ रहे हैं, वो चीज वैसे ही बिक रही है। आज जिस इसकी डिमांड है तो 10 साल बाद शायद उसकी डिमांड ना हो। अगर हम लोग बैंकिंग की बात करें, पहले जो था मैनुअल बैंकिंग होती थी, फिर कंप्यूटर वाली बैंकिंग आई, फिर मतलब बैंकिंग सेक्टर में भी आपको बहुत वॉलेटिलिटी, मतलब बहुत चेंजेस देखने को मिले, और वो बहुत फ्रिक्वेंटली यानी बहुत जल्दी होने लगे, तो वो होता है आपका वॉलेटाइल। सेकेंड है अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब कोई चीज जो क्लियर ना हो, अनक्लियर हो। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि कुछ जो आपके इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल। कोई भी बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तीसरा आता है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है मुश्किल या जटिलता। तो ये बताता है कि जैसे आपको कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, डिसीजन लेना है तो उसमें हमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना होता है। हम बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके जो है डिसीजन लेते हैं, फिर उसके इम्पैक्ट को सोचते हैं। जैसे मान लीजिए अलग अलग फैक्टर्स है और उसके हिसाब से आप कोई डिसीजन लेते हैं। तो चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत क्लियर कट में आप कोई डिसीजन ले ले और आपके लिए हेल्पफुल होगा ऐसा हम नहीं बोल सकते। हमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना होता है, तो डिसीजन कुछ भी लेना तो ये काफी मुश्किल काम भी हमारे लिए हो जाता है। ठीक है, लास्ट आता है एम्बिगियस। इसका मतलब होता है अनक्लियर या लैक ऑफ क्लियरिटी, जहां पे चीजें अस्पष्ट हो या जहां पे क्लियरिटी की कमी हो। लैक ऑफ क्लैरिटी यानी चीजें जो है अच्छे से क्लियर नहीं होती है। ठीक है, इसका मतलब जैसे आपको कोई डेटा या कुछ भी स्टडी करना है तो उसके लिए आपको अच्छे से उसको एनालाइज करना होता है।
मतलब आपको कुछ भी इंटरप्रेट करना है तो उसके लिए बहुत सारी क्लैरिटी है बिजनेस वर्ल्ड में, अनक्लियर चीजें हैं बहुत सारी, ठीक है। तो ये चीजें वाका के द्वारा एक्सप्लेन की गई थी। लेकिन जब से आपका कोविड ये सब आया तो वाका का जो कंसेप्ट था, जो बिजनेस वर्ल्ड को डिफाइन करने के लिए वाका को इस्तेमाल किया जाने लगा, तो वाका को आउटडेट बोल दिया गया। तो जब कोई चीज आउटडेट होती है तो उसको रिप्लेस करने के लिए कोई नई चीज हमेशा से तैयार होती है। तो बानी जो था, स्पेशली कोविड के बाद से, जो अभी के जो सिनेरियोज है कोविड के बाद से, क्लाइमेट चेंज, तो अभी के जो प्रेजेंट टाइम की जो सिनेरियो है उसको वाका अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए इसको हटा के बानी के कंसेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं, बानी एक्जेक्टली क्या है। COVID-19 pandemic create a scenario that made even Wauka seems like in एफिशिएंट डिस्क्रिप्टर। तो जो बिजनेस वर्ल्ड को डिस्क्राइब कर रहा था कौन, वाउका अभी तक डिस्क्राइब कर रहा था, बट कोविड के बाद से जो सिनेरियो काफी चेंज होने लगा। तो वाउका की जो डेफिनेशन है या जो भी वाउका डिस्क्राइब कर रहा था बिजनेस सिनेरियो को, तो वो सफिशिएंट नहीं था, ठीक है। सो अ न्यू एक्रोनिम बानी हैज बीन कॉइन्ड बाय अमेरिकन एंथ्रोपोलिस ऑथर एंड फीचर्स। तो एक अमेरिका के ऑथर है जेमिस, इन्होंने जो है एक्सप्लेन किया इस टर्म को, बानी टर्म को, ठीक है। खास तौर के आजकल की जो चैलेंजिंग सिचुएशन है, जैसे कोविड-19 का पेंडेमिक देखने को मिला, फिर ग्लोबल वार्मिंग, तो इस तरह के चैलेंजेस जो आजकल हमें फेस करने पड़ रहे हैं, तो उसको जो है बानी बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाता है एज कम्पेयर टू वाउका, ठीक है। एंड अनफोर्सिन क्राइसिस इन फ्यूचर, अभी के टाइम पे हमें जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक तो कोविड दिखा हमें, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के भी हमें बहुत सारे जो है उसके इम्पैक्ट या उसके कॉन्सिक्वेंसेज, परिणाम देखने को मिल रहा है। फ्यूचर में और भी कुछ इस तरह की चीजें हो सकती है, तो उसको जो है बानी बेटर वे में एक्सप्लेन करता है। तो ये हमें बिजनेस वर्ल्ड के बारे में बताता है, सिनेरियो के बारे में बताता है कि क्या क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हैं, मतलब एक तरह से डिस्क्रिप्शन दे रहा है। अभी तक वाउका जो काम कर रहा था ना, वाउका की जो डेफिनेशन है वो अभी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आउटडेट है, वो पुराना मॉडल हो गया। कौन सा, वाउका। तो एक नया मॉडल आया है जो कि बानी है, ठीक है। मॉडल नहीं है ये, एक तरह से डेफिनेशन दी गई है टर्म्स की। किस टर्म्स की, कि कैसे हम जो है जो जो अलग अलग चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए बिजनेस वर्ल्ड की या कोई भी हमारी जो सिचुएशंस है, कौन कौन से सिचुएशन, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, कोविड, या इस तरह की कोई भी और सिचुएशंस है, उसमें बिजनेस वर्ल्ड को डिफाइन करने के लिए बानी टर्म को ही इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक है। तो बानी में 4 लेटर्स है, BANI। इसमें जो पहला लेटर है B, उसका मतलब है ब्रिटल। सेकेंड लेटर है A, उसका मतलब है एनेक्सिस। तीसरा लेटर है इसका N का मतलब है नॉन लीनियर। और चौथा और आखिरी लेटर है इसका आई का मतलब है इनकॉम्प्रीहेंसिबिलिटी, ठीक है। तो 4 लेटर्स है, हमें इन चारों के बारे में पढ़ना है, और वैसे हमारा ये बानी वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जो पहला है इसका ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, जैसे कांच होती है ना, कांच आसानी से टूट सकती है, तो उसको बोला जाएगा ब्रिटल। जो चीज बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, कभी भी वो मतलब इजीली ब्रेक, किसी चीज को अगर आसानी से ब्रेक कर सको तो वो आपके लिए ब्रिटल हो जाएगा। सेकेंड है एनेक्सिस। एनेक्सिटी मतलब चिंता, परेशानी। तीसरा है नॉन लीनियर, कोई चीज जो डिसप्रपोर्शन हो। लीनियर ना, जैसे लीनियर इक्वेशन आपकी होती है तो उसमें ऐसा वाला जाता है ना ग्राफ। नॉन लीनियर मतलब कोई चीज जो डिसप्रपोर्शन हो, जो सीधे इम्पैक्ट ना डाल रही हो, नॉन लीनियर उसको बोला जाता है। और लास्ट आपका इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी। इनकॉम्प्रेंसिबिलिटी का मतलब है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफिकल्ट मतलब जिसको आप आसानी से समझ ना सके, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो वो होता है आपका इनकॉम्प्रीहेंसिबिलिटी, ठीक है। तो ये 4 चीजें हम लोग थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो पहला था ब्रिटल। तो इसमें इन्होंने जो है सिनेरियो क्या दिया, इन अ सिनेरियो ब्रिटल और फ्रेल वी कैन नॉट प्रेडिक्ट और predetermined beyond a particular point, however much the situation is reliable and flexible। बोल रहे सिचुएशन कितनी भी फ्लेक्सिबल हो, कैसी भी हो, लेकिन हम इस वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड में है हम अभी, हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बोल रहा है कि द आइडिया इज दैट वी आर ससेप्टेबल टू कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ होता है बिल्कुल डिजास्टर, मतलब किसी भी टाइम कोई भी डिजास्टर आ सकता है। एंड ऑल बिजनेसेस दैट आर बिल्ड ऑन फ्रेजाइल फाउंडेशन कैन फॉल अपार्ट ओवरनाइट। तो ऐसी बिजनेस जिसका फाउंडेशन बहुत ही कमजोर है, तो वो किसी भी टाइम ओवरनाइट, मतलब एक ही रात में उसका फाउंडेशन पूरा एक तरह से वो उसके लिए डिजास्टर साबित हो सकता है। तो ब्रिटल ये एक तरह से बिजनेस वर्ल्ड को डिफाइन कर रहा है कि आजकल के टाइम पे हम कुछ भी प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ पॉइंट तक तो हम कर सकते हैं, लेकिन उस पॉइंट के बाद हम नहीं बता सकते कि क्या हो सकता है। जैसे कोविड आया था तो किसी को कुछ नहीं पता था ना कि ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई बीमारी अचानक से आ सकती है जिससे रातों रात लोगों को इतना बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो बोल रहा है कि हम सभी किसी भी टाइम पे कुछ भी कैटास्ट्रोफ होता है, किसी भी टाइम पे कुछ भी डिजास्टर देखने को मिल सकता है, और रातों रात कोई कंपनी जिसका फाउंडेशन फ्रेजाइल है या फिर ब्रिटल है, ये दोनों एक ही मतलब होते हैं। ब्रिटल और फ्रेजाइल का एक ही मतलब होता है, कोई चीज जो बहुत सॉफ्ट हो, जो आसानी से ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि कोई भी बिजनेस जिसका फाउंडेशन फ्रेजाइल है या ब्रिटल है, वो कभी भी रातों रात जो है वो डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। मतलब कुछ भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो पहला इन्होंने टर्म यूज किया ब्रिटल। सेकेंड है एनेक्सिटी या एनेक्सिस। एनेक्सिटी मतलब क्या होता है, ये आजकल के प्रेजेंट डे सिनेरियो को बता रहा है, ठीक है। ये सिर्फ हमारी
एनेक्सिटी मतलब चिंता, टेंशन। तो ये हमारी सिर्फ पर्सनल लाइफ में नहीं है बल्कि जॉब मार्केट में भी हमें देखने को मिलती है। ये तो वैसे भी बिजनेस वर्ल्ड को ही डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे बोला है कि जो एनेक्सिटी, जो चिंता है, वो हमें अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं बल्कि जॉब में भी देखने को मिलती है। यहाँ पे बोल रहा है कि एनेक्सिटी अलग अलग कारणों से हो सकती है। जैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कोई आपका चेंज होता है, जैसे अचानक से आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले गए तो अचानक से कुछ टाइम तक आप परेशान है। तो एनेक्सिटी इस चीज को बताती है कि जो है ना तो सिर्फ हमारी प्रेजेंट बल्कि ना तो हमारी पर्सनल बल्कि हमारी जॉब मार्केट में भी हमें एनेक्सिटी यानी टेंशन देखने को मिलती है। अचानक से कुछ चेंज आपका हो जाए पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में तो भी आप एनेक्सिटी है ना आपको परेशान हो सकते हैं। तीसरा है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर क्या बोला है कि वी आर इन अ वर्ल्ड, हम ऐसे वर्ल्ड में है फ्रेंड जहां पे वेयर हुज इवेंट सीम डिसकनेक्टेड एंड डिसप्रोपोर्शन। तो यहाँ पे चीजें जो है डिसकनेक्ट होती है। विदाउट ए वेल डिफाइंड एंड स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक ए स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो बोल रहे हैं यहाँ पे जो भी वर्ल्ड में जो भी चीजें हो रही है तो आपस में सब डिसकनेक्ट है, मतलब सब अपना अपना हिसाब से चल रहा है। ऐसा नहीं कि सभी चीजें आपस में कनेक्ट है, ठीक है, और डिसप्रपोर्शन है। तो जब तक एक अच्छे से स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं होगा, जब तक एक डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक हम एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बना सकते। यानी यहाँ पे सारी चीजें जो है डिसप्रपोर्शन वे में काम करती है। चौथा और लास्ट आपका इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, इसका मतलब है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे बोल रहा है, इसमें यहाँ पे ये बोल रहा है कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिसको हम लोग समझ नहीं सकते फॉर्चुनेटली। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि व्हाट इज इनकॉम्प्रेसिबिलिटी टुडे, यानी आज जो चीज आपको समझने में बहुत मुश्किल लग रहा है डज नॉट नेसेसरी हैव टू बी टुमारो। तो ऐसा नहीं कि कल भी आपके लिए ऐसा, मतलब जो चीज आप इनकॉम्प्रेसिबल, मतलब आजकल के टाइम पे क्या हो रहा है कि बहुत सी चीजें जो है चेंज हो रही है, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, इन सब का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा तो क्या होगा उसके बाद, हम उन चीजों को अभी से नहीं समझ सकते, ठीक है। तो वो चीजें अभी इनकम्प्रेसिबल के स्टेज में है, उसको हम नहीं समझ पा रहे। बट आज जो चीज हम नहीं समझ पा रहे तो शायद ऐसा नहीं कि कल भी हम ना समझ पाए। तो हम कोशिश करते रहेंगे और कल शायद वो चीज हमें समझ में आ जाए। तो जो चीज आज आपके लिए मुश्किल है, जो चीज आज आप डिफाइन नहीं कर पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो शायद कल उस चीज को आप समझ पाओ, ठीक है। तो चौथा फैक्टर आपका इनकॉम्प्रेसिबिलिटी। तो यही चार फैक्टर आपके बानी में। बी था ब्रिटल। यहाँ पे बोला था कि बिजनेस वर्ल्ड में जो चीजें हैं एक पॉइंट के बाद हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कोई भी किसी भी टाइम पे कुछ भी डिजास्टर हो सकता है और रातों रात कोई बड़ी सी कंपनी जो कि जिसका फाउंडेशन बहुत ज्यादा ब्रिटल है, फ्रेजाइल है, वो रातों रात जो है गायब हो सकती है, उसका रातों रात डिजास्टर हो सकता है। सेकेंड है एनेक्सिटी। एनेक्सिटी मतलब आज की प्रेजेंट सिनेरियो को बताता है। आपकी जॉब, पर्सनल मार्केट में आपको एनेक्सिटी मतलब टेंशन देखने को मिलती है, ठीक है। एनेक्सिटी आपके पर्सनल या किसी प्रोफेशनल चेंज की, लाइफ में कोई चेंज आया, मतलब कोई आपने कंपनी चेंज किया तो आपका एनेक्सिटी हो सकती है। तीसरा नॉन लीनियर। तो चीजें जो है डिसप्रपोर्शन में है। जरूरी नहीं कि सभी चीजें डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिंक है, मतलब एक प्रॉपर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। बहुत सी चीजें जो है डिसकनेक्ट है, डिसप्रपोर्शन है। तो वो तीसरा हो गया आपका नॉन लीनियर। चौथा है इनकम्प्रेंसिबिलिटी। इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो बहुत सारी चीजें जिसको आज हम नहीं समझ पा रहे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बिग डेटा अगर इंटरवेंट करता तो उससे हमें क्या होगा, उसका हम ज्यादा इंपैक्ट अभी नहीं देख पा रहे। पर जो चीज आज नहीं हम समझ पा रहे तो कल तो उसको हम समझ जाएंगे ना। तो जरूरी नहीं कि वो चीज हमें कल भी समझ में ना आए, वो चीज हम कल समझ सकते हैं। तो ये दो टॉपिक आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। वाको को हमने पहले देखा और फिर हमने देखा बानी, ठीक है। ये दो टॉपिक आपके यहाँ पे हो गए। व्हाट इज मैट्रिक स्ट्रक्चर, तो इसको लेके ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था दिसंबर 2023 में। व्हाट इज मैट्रिक स्ट्रक्चर। मैट्रिक स्ट्रक्चर बस आप लोग एक ही लाइन में याद कीजिए कि इन अ मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन टीम्स आर फॉर्म्ड एंड टीम मेंबर्स रिपोर्ट टू टू और मोर मैनेजर। यानी जनरली आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक ही मैनेजर है, ठीक है, जिसको आप रिपोर्ट करते हैं। बट अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे आप एक से ज्यादा मैनेजर्स को रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे रिपोर्टिंग एक से ज्यादा हो रही है। तो एक साथ रिपोर्टिंग होने का क्या फायदा और क्या नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि इसमें कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आप मान लीजिए मैनेजर 1 मैनेजर 2 दोनों को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो मैनेजर 1 आपसे कोई काम बोल रहा है, ठीक है, और शायद उस काम में आपको पूरा दिन लग जाएगा। पर मैनेजर 2 ने भी आपको कोई काम बताया जिसमें पूरा दिन लग जाएगा। तो शायद अगर इन दो मैनेजर्स का आपस में अच्छा कम्युनिकेशन ना हो तो उस वजह से आपको परेशानी हो सकती है। इसकी वजह से आपका आउटपुट भी खराब हो सकता है। मतलब आप सिंगल है और दो मैनेजर आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, दो मैनेजर को आपको रिपोर्ट करना है, तो ये आपके लिए कभी कभी डिफिकल्ट हो सकता है। इसका फायदा है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इसका फायदा होता है कि कई बार ऑर्गेनाइजेशंस को छोटे छोटे प्रोजेक्ट करने होते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, वो अपने ही ऑर्गेनाइजेशंस में जो अपने थोड़े जूनियर होते हैं उन्हीं को प्रोजेक्ट हेड बना देते हैं। फिर जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उस हेड को रिपोर्ट करते हैं, प्लस ऑर्गेनाइजेशंस का जो आपका जूनियर का जो सीनियर है उसको भी रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको अलग से कहीं से जो है मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग से क्या होता है कि सुपरवाइज ज्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा फायदा भी है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, पर नुकसान यही है कि कई बार इसमें कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है। तो बस एक लाइन में हम लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे
टीम बनाई जाती है और जो टीम के मेंबर्स हैं, मान लीजिए 10 लोग इस टीम के मेंबर्स हैं, ठीक है, तो ये 10 लोग एक से ज़्यादा मैनेजर्स को रिपोर्ट करते हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस बोला जाता है। एक नंबर में सिंपल सा पूछा गया था, ठीक है। और इसका फायदा क्या होता है, इट हेल्प्स टू अचीव इकोनॉमिक ऑफ स्केल। इकोनॉमिक ऑफ स्केल होता है, इसमें आपका पैसा, इसमें थोड़ी बचत हो जाती है, ठीक है, आपके खर्चे कम हो जाते हैं। टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर्स आर एंगेज इन सुपरविजन एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे जो आपके टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर्स होते हैं ना, वो सुपरविजन और कंट्रोल वाली एक्टिविटी में एंगेज हो जाते हैं, ठीक है, वो वाला काम ये करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि ये इसमें ये मतलब कहाँ पे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेंगे कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे कोई प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट होना है, तो जो जो इन्वॉल्व हुए थे, जो भी लोगों का ग्रुप बना था, तो उनका एक प्रोजेक्ट मैनेजर है और फिर टोटल यूनिट का अलग से मैनेजर है। तो कंस्ट्रक्शन इस तरह की इंडस्ट्री जहाँ पे प्रोजेक्ट के हिसाब से काम होता है, तो वहाँ पे ये मैट्रिक स्ट्रक्चर वाली ऑर्गेनाइजेशन हेल्पफुल होती है। आप लोगों को लास्ट मैंने फिर से लाइन रिपीट करनी की, बस एक ही लाइन हमें याद करके जाना है फ्रेंड्स। वो लाइन ये है कि एक से ज़्यादा जो टीम मेंबर्स हैं, उनके जो मैनेजर्स हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा जगह पे उनको रिपोर्टिंग करनी होती है, ठीक है। एक से ज़्यादा नहीं कि 2 या उससे ज़्यादा वो हो सकते हैं, मिनिमम 2 तो इसमें होना ज़रूरी है। अगर मिनिमम 2 मैनेजर्स हैं तो आप उसको मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बोल सकते हो। तो मिनिमम 2 और ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है, 3 4 कितना भी इसमें हो सकता है। एक क्वेश्चन आपका, व्हाट इज सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, ये थ्योरी दी गई थी। सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी क्या बोलती है, देखिए, दिस थ्योरी वाज प्रोनाउंस्ड बाय हर्शे एंड ब्लैंकेट इन 1969। ये लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, तो यहाँ पे जो लीडर्स है ना, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में ये थ्योरी दी गई थी, ठीक है। तो इसका नाम रख दिया गया था, बाद में इसको नाम रख दिया गया था सिचुएशन लीडरशिप थ्योरी। ये क्या बोलता है, दिस थ्योरी स्टेट दैट लीडरशिप स्टाइल डज नॉट फिट इन ऑल द सिचुएशन। मतलब आप एक लीडर है और आप अपना आपका कोई स्टाइल है अपने काम कराने का, तो ये हमेशा सारी सिचुएशन में हमेशा फिट नहीं बैठता, ठीक है। आपको जो है, मतलब ये वही बात है कि जैसे आप है, आपका बिहेवियर है, आप एक लीडर है, मान लीजिए आपका बिहेवियर है, तो आप अपने सबऑर्डिनेट, अपने जूनियर सीनियर सबसे एक जैसा बिहेव करते हैं, तो वो सिचुएशन नहीं, मतलब आपका एक ही बिहेवियर हर सिचुएशन में फिट नहीं बैठ सकता। तो आप एक लीडर है, आपके पास 10 तरीके के लोग काम करते हैं आपके अंडर, तो सभी से आप एक ही टाइप का बिहेव कर रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। सिचुएशंस के हिसाब से आपको चेंज करना होता है, जैसा आपका जूनियर है उसके हिसाब से आपको बिहेव करना है, ठीक है। तो ये इस थ्योरी में बोला गया था। लीडर्स हैव टू मॉडिफाई देयर स्टाइल अकॉर्डिंग टू द फॉलोवर्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो लीडर्स हैं उनको अपना स्टाइल, अपना काम करना कराने का जो तरीका है वो मॉडिफाई, यानी उसमें थोड़ा चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू फॉलोवर्स विलिंगनेस। फॉलोवर्स मतलब जो उस लीडर्स के अंडर काम कर रहे हैं, उनकी विलिंगनेस और उनकी एबिलिटी। विलिंगनेस होता है उनका इंटेंशन काम करने का या उनका मोटिवेशन लेवल, ठीक है। एबिलिटी होती है उनकी स्किल्स की, काम उनको आता है कि नहीं आता है। तो ये जो उनके फॉलोवर्स हैं उनको कितना काम आता है या वो कितने मोटिवेशन या इनोवेशन के साथ काम करते हैं, तो इन 2 फैक्टर्स को लीडर को ध्यान में रखना चाहिए और उसी हिसाब से जो है उनको अपना काम करवाना चाहिए। फिर यहाँ पे बोला है कि विलिंगनेस का मतलब है कि मोटिवेशन टू डू द जॉब टास्क। तो जो भी काम दिया जा रहा है किसी भी जूनियर को, तो वो किस मोटिवेशन के साथ काम कर रहा है, तो उसका उसका विलिंगनेस बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेकंड है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका ये मतलब हुआ कि आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज, जैसे आप अपने काम को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं, अपने काम को लेकर कितनी स्किल्स आपके पास, तो उसको आपका एबिलिटी बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी है ना, तो इन्होंने 4 टाइप का एम्प्लॉय का इन्होंने डेटा दिया, मतलब 4 टाइप के एम्प्लॉयज की इन्होंने बात की है। पहला है लो विलिंगनेस लो एबिलिटी, दूसरा है हाई विलिंगनेस लो एबिलिटी, तीसरा यहाँ पे लो विलिंगनेस हाई एबिलिटी और चौथा है हाई विलिंगनेस हाई एबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, 2 ही चीजें यहाँ पे, एक तो विलिंगनेस है, एक एबिलिटी। तो पहले में लो विलिंगनेस हाई एबिलिटी, दूसरे में इसको आप ऐसे रख सकते हैं, लो विलिंगनेस लो एबिलिटी, हाई विलिंगनेस हाई एबिलिटी, लो विलिंगनेस हाई एबिलिटी, हाई विलिंगनेस लो एबिलिटी, ठीक है। जैसे हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं ना, हेड हेड टेल टेल, तो इस तरह से सिचुएशन यहाँ पे होगा। सो एम्प्लॉयज को इन्होंने 4 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया। तो पहला है हमारा लो विलिंगनेस लो एबिलिटी। इसमें ऐसे एम्प्लॉयज आएंगे जिसका काम को लेके इंटेंशन या काम को लेके मोटिवेशन बहुत ज्यादा कम होगा। इनका एक तो लो विलिंगनेस है, मतलब इनका मोटिवेशन काम को लेके बहुत ही कम है, प्लस इनका जो है एबिलिटी भी कम है। एबिलिटी मतलब इनके अंदर जो स्किल्स है वो भी कम है, तो पहली कैटेगरी में वो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के जो एम्प्लॉयज हैं उनको हमें इंस्ट्रक्शंस भी देनी होती है और उनका सुपरवाइज भी करते रहना होता है, क्योंकि वो काम को लेके मोटिवेशन तो नहीं फील कर रहे, तो हमें सुपरवाइज करना पड़ेगा। एबिलिटी उनके अंदर कम है, तो उनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन या उनको ट्रेनिंग ये सब कराई जा सकती है ताकि उनकी एबिलिटी स्किल्स को इंप्रूव किया जा सके। सेकंड कैटेगरी में हाई विलिंगनेस लो एबिलिटी। तो ऐसे लोग मोटिवेशन तो बहुत अच्छा फील करते हैं, लेकिन उनके अंदर एबिलिटी जो है बहुत कम है। इसका मतलब इनके अंदर स्किल्स कम है, पर ये मोटिवेशन के साथ काम करते हैं, ठीक है। इस तरीके के जो एम्प्लॉय हैं उनका जो इंटेंशन है और जो मोटिवेशन वो तो बहुत अच्छी है, और लेकिन जो है उनके अंदर स्किल्स नहीं है, ठीक है, स्किल्स नहीं है। तो इस तरीके के एम्प्लॉय को हम ट्रेनिंग या गाइडेंस देके उनकी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं।
तीसरे में लो विलिंगनेस हाई एबिलिटी। तो इस तरह के जो एम्प्लॉय हैं उनके अंदर एबिलिटी तो अच्छी है, स्किल्स उनकी बहुत ही अच्छी है, लेकिन उनके अंदर विलिंगनेस बहुत कम है, यानी उनको काम को लेके बिल्कुल भी मोटिवेशन फील नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं कि उनके इंटरेस्ट या उनकी मोटिवेशन को बढ़ाए। तो वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि हम उनको वही वाला रोल दें जिस काम को लेके वो अच्छा करते हैं। मतलब जो पर्सन को आप, जैसे मान लीजिए किसी को कोई काम करना पसंद है, आप उसको वही वाला काम दोगे तो उसमें वो अच्छा मोटिवेशन के साथ काम करेगा ना। तो इसमें अगर वैकेंसीज है तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा रोल उसको असाइन करे जो उसके पर्सनल गोल्स को अचीव करता हो। ठीक है, उसके पर्सनल गोल के हिसाब से, ताकि वो उस गोल को पूरा करने के लिए मेहनत करे, मोटिवेशन फील करे। लास्ट आ जाएगा हाई विलिंगनेस हाई एबिलिटी। तो ऐसे एम्प्लॉय, उनके अंदर विलिंगनेस भी बहुत अच्छी, मतलब बहुत मोटिवेशन के साथ काम करते हैं, प्लस उनकी एबिलिटी भी अच्छी, मतलब उनकी स्किल्स भी बहुत अच्छी है। ध्यान से देखा जाए तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा असेट होता है, क्योंकि बहुत मोटिवेशन से काम भी कर रहे हैं, प्लस उनकी स्किल्स भी बहुत अच्छी, तो ऑर्गेनाइजेशन को इन पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। ठीक है, दे डोंट नीड एनी इंस्ट्रक्शंस एंड मच सुपर। तो इस तरह के एम्प्लॉय को सुपरवाइज करने का, इंस्ट्रक्शन का कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि खुद ही वो इतना मोटिवेशन के साथ काम कर रहे हैं। दे आर सेल्फ मोटिवेटेड। तो इस तरह के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो खुद ही अंदर से मोटिवेशन फील करते हैं। ठीक है, लीडर शुड वर्क ऑन टू रिटेन सच एम्प्लॉयज बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव एंड बेनिफिट। तो इस तरह के एम्प्लॉयज को कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने पास ही रखें, अपने ऑर्गेनाइजेशन पर रखें, उनको बाहर ना जाने दें। ठीक है, आप उनको अच्छी इंसेंटिव दे सकते हैं और बेनिफिट उनको आप दे सकते हैं। ये आपका, यहीं पे आपका ये जो थ्योरी है कंप्लीट इसमें हो गया। यहाँ पे लास्ट में बस 2-3 लाइंस और हैं कि जो लीडर्स हैं उसको कुछ तरीके अपनाने चाहिए, मतलब 4 लीडरशिप स्टाइल इस्तेमाल करनी चाहिए। तो 4 टाइप के यहाँ पे एम्प्लॉयज के बारे में बात की थी, तो उनके हिसाब से कौन कौन से लीडरशिप स्टाइल है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला था टेलिंग स्टाइल। टेलिंग स्टाइल ये एक लीडरशिप का एक स्टाइल है जिसमें गाइडेंस दी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये किस तरह के एम्प्लॉयज के लिए होती है? तो ऐसे एम्प्लॉय जो पहली कैटेगरी में आते हैं, मतलब जिनका विलिंगनेस भी कम है और उनका एबिलिटी भी कम है, मतलब उनके अंदर स्किल्स भी कम है प्लस उनके अंदर मोटिवेशन भी कम है, तो उनको डायरेक्शन देना, सुपरवाइज करना, ये किया जाता है टेलिंग स्टाइल में। सेकेंड आता है सेलिंग स्टाइल। सेलिंग स्टाइल किस तरह के लिए? ऐसे एम्प्लॉय जिनका विलिंगनेस तो अच्छा है लेकिन उनके अंदर एबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो उस तरह के एम्प्लॉयज को गाइडेंस देके हम उनकी स्किल्स को इंप्रूव करा सकते हैं, तो उनके लिए सेलिंग स्टाइल वाला जो लीडरशिप है ना वो अच्छी रहेगी। तीसरी है पार्टिसिपेटिंग स्टाइल। तो ऐसे एम्प्लॉय जिनकी एबिलिटी और स्किल्स, मतलब उनके अंदर स्किल्स तो बहुत अच्छी पर मोटिवेशंस नहीं है। ठीक है, स्किल्स बहुत अच्छी है बट मोटिवेशंस नहीं है, तो उस तरह के एम्प्लॉय के लिए हम पार्टिसिपेटिंग स्टाइल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी स्किल्स और एबिलिटी, मतलब स्किल्स तो उनके अंदर बहुत अच्छी है लेकिन उनके अंदर विलिंगनेस नहीं है या एबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो हम उनके अंदर मोटिवेशन फील करा सकते हैं। कैसे? जो भी उसके आइडियाज है, जो डिसीजन है, उनसे भी उनकी राय ली जाएगी, तो उससे वो खुद को फील करेंगे कि हाँ, मतलब उनकी राय की या उनके आइडियाज की या उनको जो है डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाएगा, तो उनको एक पॉजिटिव एक मोटिवेशन फील होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा पार्टिसिपेटिंग स्टाइल, मतलब उनको पार्टिसिपेट कराया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट डिसीजन या आइडियाज के लिए। लास्ट आता है आपका डेलीगेटिंग स्टाइल। ऐसे लोग जो कि बहुत अच्छे से मोटिवेशन से भी काम करते हैं और ऐसे लोग जो कि उनके अंदर एबिलिटी भी बहुत अच्छी है, तो उनके लिए डेलीगेटिंग स्टाइल काफी रहता है। डेलीगेशन मतलब काम किसी को देना। इट मीन्स असाइनिंग द वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉय हु डिजर्व द सेम। तो ऐसा एम्प्लॉय जो कि काम को डिजर्व कर रहा है, उसके हिसाब से जो काम उसको दिया जा रहा है, तो वहां पे डेलीगेटिंग स्टाइल काम करेगा। ठीक है, तो 4 टाइप की लीडरशिप स्टाइल की बात की है। टेलिंग स्टाइल, सेलिंग स्टाइल, पार्टिसिपेटिंग स्टाइल, डेलीगेटिंग स्टाइल। टेलिंग स्टाइल कहाँ पे काम आता है? ऐसे एम्प्लॉय जिनका विलिंगनेस भी कम है और आपका एबिलिटी भी कम है, तो वहां पे टेलिंग स्टाइल सही रहेगा। सेलिंग स्टाइल किन के लिए सही रहेगा? जिनका विलिंगनेस तो अच्छा है, ज्यादा है, लेकिन उनकी एबिलिटी कम है, तो उनके लिए सेलिंग स्टाइल सही रहेगा। पार्टिसिपेटिंग कौन सा रहेगा? ऐसे एम्प्लॉय जिनका एबिलिटी तो अच्छा है लेकिन उनका विलिंगनेस कम है, यानी मोटिवेशन कम है, तो उनके लिए पार्टिसिपेटिंग स्टाइल वाला लीडरशिप सही रहेगा। लास्ट आता है डेलीगेटिंग स्टाइल। ये किन के लिए सही है? ऐसे एम्प्लॉय जिनका विलिंगनेस भी बहुत अच्छा है और एबिलिटी भी बहुत अच्छा है, तो उनके लिए डेलीगेटिंग स्टाइल सही रहेगा। ठीक है, बस इतना आप लोग याद रख लीजिए, इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रुप डायनामिक। ग्रुप डायनामिक क्या होता है? ठीक है, इट रेफर्स टू एटीट्यूड एंड बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप, यानी ये ग्रुप के एटीट्यूड और बिहेवियर को बताता है। कौन? आपका ग्रुप डायनामिक। तो ग्रुप डायनामिक से हमें पता लगेगा कि कोई भी जो ग्रुप है उसमें 5 लोग 10 लोग हैं, तो उनका एटीट्यूड क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, तो वो समझने में हमारी मदद करता है। कौन? आपका ग्रुप डायनामिक। ठीक है, इस कंसर्न विद हाउ ग्रुप फॉर्म, मतलब ग्रुप डायनामिक में ये देखा जाता है कि ग्रुप कैसे बनता है। देयर स्ट्रक्चर, ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है, कितने लोग हैं, किस तरह से वो प्रोसेस करता है और कैसे वो फंक्शन करते हैं। ठीक है, ग्रुप डायनामिक इज रेलेवेंट इन फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल मतलब
प्रॉपर जो है जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप बनाए जाते हैं ना कि कोई टीम बना दी कि इसमें एक मैनेजर है और 3 लोग उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आपका एक फॉर्मल ग्रुप हो गया। इनफॉर्मल आपके लंच रूम में ग्रुप बन जाता है दोस्तों का, तो उसको इनफॉर्मल ग्रुप बोला गया। तो दोनों ही जगह पे आप ग्रुप डायनामिक को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप डायनामिक से हमें क्या पता लगता है फ्रेंड्स, इससे हमें ये पता लगता है कि हमारा जो ग्रुप बना हुआ है ना, जिसमें 5 लोग हैं 10 लोग हैं, उसमें उनका जो ग्रुप है उसका क्या एटीट्यूड है, क्या एक पॉजिटिव ग्रुप है या नेगेटिव है, मतलब वहाँ पे लोग बिहेव कैसे करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ग्रुप में या एक दूसरे के खिलाफ है, नेगेटिव है, ठीक है। तो वो हमें पता लगता है ग्रुप डायनामिक की हेल्प से। ग्रुप डायनामिक में ये भी देखा जाता है फ्रेंड्स कि कैसे जो है ग्रुप के मेंबर्स आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, कैसे ग्रुप में चीजें प्रोसेस होती है, कैसे अगर एक अच्छा और पॉजिटिव ग्रुप रहेगा ना तो वो आपके जो गोल है उसको पूरा होने में पूरी मदद करता है। और उसी के बदले एक नेगेटिव ग्रुप है जहाँ पे एक दूसरे को सब लोग नीचा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, तो उस ग्रुप का सक्सेस रेट बहुत कम रहेगा, तो बहुत ही रेयर चांस है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा कर सकेगा। टकमैन ने एक थ्योरी दिया था इसी को लेके, ग्रुप डायनामिक के आगे का ये इससे आगे का ये। तो टकमैन का थ्योरी क्या बोलता है, देर आर 5 स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। तो इन्होंने बोला था कि जो ग्रुप है ना, ग्रुप को डेवलप होने के लिए 5 स्टेजेस है। पहला है फॉर्मिंग, दूसरा स्टॉर्मिंग, तीसरा नॉर्मिंग, चौथा परफॉर्मिंग और लास्ट है एडजॉर्निंग। तो ये 5 स्टेज बताए थे ग्रुप के बारे में, किसने, टकमैन ने बताए थे, ठीक है। तो पांचों स्टेजेस को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं। पहला आता है फॉर्मिंग। दिस इज यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय सम कंफ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी। फॉर्मिंग मतलब स्टार्टिंग में जब नया नया ग्रुप होता है ना, उसमें चीजें बहुत अनसर्टेन होती है, मतलब नया नया आप कहीं जाते हैं तो आपको स्टार्टिंग में एडजस्ट करने में दिक्कत आती है, पर बाद में आप लोग समझ जाते हैं और एडजस्ट करके आपका ग्रुप बन जाता है। जैसे मान लीजिए आप नए नए किसी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया और आपको हॉस्टल मिला, या कॉलेज का ही कोई हॉस्टल आपको मिला, ठीक है। तो वहां पे आपके ग्रुप में 3 या 4 लोगों को आपको एक ही रूम शेयर करना है। तो स्टार्टिंग में कोई रात को जग के पढ़ाई करता है, कोई रात में लाइट्स ऑन करता है, कोई सुबह 4 बजे जग के पढ़ाई करता है, कोई सुबह लाइट्स ऑन कर रहा है। तो स्टार्टिंग में जो ग्रुप है वहां पे आपको बहुत अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग में कुछ टाइम तो यही चलता है एक दूसरे की आदतों को समझने के लिए, तो वो आपको फॉर्मिंग स्टेज में देखने को मिलेगा, ठीक है। द मेजर गोल ऑफ ग्रुप हैव बीन नॉट बीन एस्टैब्लिश। तो ग्रुप का पर्पस क्या है, गोल अभी ज्यादा किसको मालूम नहीं होता, ठीक है। द नेचर ऑफ टास्क एंड लीडरशिप हैज नॉट बीन डिटरमाइंड। फॉर्मिंग इज अ स्टेज वेयर मेंबर्स गेट टू नो वन अनदर एंड शेयर एक्सपेक्टेशन अबाउट द ग्रुप। तो यहाँ पे मेंबर्स एक तरह से इंट्रोडक्शन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी आपस में एक्सपेक्टेशंस क्या है ग्रुप को लेके, हमारा पर्पस क्या है ग्रुप को लेके, और क्या क्या रूल्स फॉलो होंगे, मतलब पर्पस की, रूल्स की, क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो, उसको समझने की कोशिश की जाती है पहले वाले स्टेज पे, जो कि हमारा फॉर्मिंग। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स यहाँ पे स्टॉर्मिंग, ये सेकेंड स्टेज है। यहाँ पे जो है सेकेंड स्टॉर्मिंग, नाम से लग रहा है स्टॉर्म, यानी कि बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट और बहुत कन्फ्लिक्ट हुआ। शुरू शुरू में तो सब लोग कंफ्यूज है, कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर लोगों ने लड़ाई फाइट करनी शुरू कर दी, ठीक है। बहुत ही कन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट देखने को मिला। यहाँ पे जो है पावर को लेकर स्ट्रगल शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जो ग्रुप के जो गोल्स है उसी को ये लोग चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, कौन, ग्रुप के मेंबर्स। और हर कोई कोशिश करता है पावर के लिए, एक अच्छी पोजीशन लाने के लिए। पोजीशन मतलब हर कोई, जैसे 4 ग्रुप है या कोई हॉस्टल में एक रूम है, तो वहाँ पे एक पर्सन कोशिश करेगा अपनी पावर दिखाने के लिए कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, या मेरी बात को सबको सुननी चाहिए। तो इस तरीके का थिंकिंग सब में आने लग जाता है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो बात है, जो कन्फ्लिक्ट है, उसको रिजोल्व ना किया जाए तो इस टाइम पे ग्रुप को क्लोज भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ये बिल्कुल ही इनइफेक्टिव इसमें हो गया और बाकी स्टेज में तो ये पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर ग्रुप आगे बढ़ गया मान लीजिए, तो तीसरा स्टेज नॉर्मिंग वाले स्टेज में आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डिफरेंसेस हैं उनकी बात की जाएगी, ठीक है। और जो एक्सपेक्टेशन है वो आपस में शेयर किया जाएगा। यहाँ पे जो ग्रुप मेंबर है वो आपस में कोहेन से मतलब होता है, एक दूसरे के साथ मिलके वो रहना शुरू करते हैं, एक दूसरे की आदतों को समझ चुके होते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव एफर्ट शुरू हो जाते हैं, यानी यहाँ पे मिलके मेहनत करते हैं ताकि जो रिजल्ट है उसको पूरा किया जा सके। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको मेंबर्स में डिवाइड कर दी जाती है और फिर ग्रुप कोशिश करता है कि कैसे हम अपने गोल को पूरा करें। चौथा था परफॉर्मिंग। जब ग्रुप काफी मैच्योर होता है तो वो इस परफॉर्मिंग वाले स्टेज में आता है, यानी यहाँ पे अपना आउटपुट शो करना शुरू कर देता है। अटेन ए फीलिंग ऑफ कोहेरेंस। तो यहाँ पे ग्रुप के मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ाव, एक लगाव महसूस करना शुरू करते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इंडिविजुअल एक्सेप्ट वन अनदर एंड कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व। तो यहाँ पे एक दूसरे को समझ चुके होते हैं लोग, ठीक है, एक दूसरे की आदतें सबको पता लग चुकी होती है और कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो वो डिस्कशन के थ्रू रिजॉल्व की जा सकती है इस स्टेज में, परफॉर्मिंग में, ठीक है। और यहाँ पे जो भी टास्क दिया जाता है तो उसको कलेक्टिवली, यानी कि सभी के सभी ग्रुप के मेंबर्स मिलके उस टास्क को पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका परफॉर्मिंग। और यहाँ पे जो होता है कि वो मेनली जो है जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। लास्ट आता है आपका एडजॉर्निंग। नॉट ऑल द ग्रुप एक्सपीरियंस दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज इट इज सेटिस्फाइड डिस्पेंड। तो यहाँ पे जो है ग्रुप अब बंद होने जा रहा है, यानी जिस पर्पस के लिए ग्रुप बना था वो पर्पस पूरा हो चुका है और यहाँ पे कोई भी कारण हो सकता है
ग्रुप के एडजॉइनिंग होने का, यानी ग्रुप अब क्लोज होने जा रहा है, मतलब ग्रुप को अब हटाना है। जैसे आप हॉस्टल में गए तो आपका ग्रुप कब हटेगा, शायद आपकी 4 साल की बीटेक और बीटेक पूरी हो चुकी है, तो वहाँ पे हॉस्टल में रहने का कोई फायदा नहीं, आपका जो टास्क था वो पूरा हो चुका है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे बोला है कि आपका जो टास्क है वो पूरा हो गया, तो अब आपके ग्रुप का होने का कोई फायदा भी नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है। इंडिविजुअल डिसाइड टू गो देयर ओन बीच, तो अब हॉस्टल से पढ़ाई कर ली, हर कोई जॉब के लिए अपनी अपनी जगह पे चला जाएगा, तो जो भी इंडिविजुअल है वो अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। मेंबर्स ऑफ ग्रुप ऑफन एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ क्लोजर एंड सैडनेस एज दे प्रिपेयर टू लिव, तो जब भी हॉस्टल्स के जो चार मान लीजिए 4 रूममेट थे, तो वो अलग अलग जा रहे हैं, तो उस टाइम पे जो है उनको काफी सैडनेस वाली फीलिंग होती है, और क्योंकि उनका जो है उनको ग्रुप छोड़ के जाना है। तो यही आपका ग्रुप डायनामिक्स यहाँ पे हो गया। सो ग्रुप डायनामिक्स ग्रुप के बिहेवियर और एटीट्यूड के बारे में बात करता है। इसमें 5 स्टेजेस होती है। पहला है फॉर्मिंग, यहाँ पे जो है स्टार्टिंग का स्टेज होता है, और यहाँ पे ग्रुप नया नया बना होता है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन देखने को मिलता है। स्टॉर्मिंग मतलब स्टॉर्म, फाइट हो रही है बहुत ज्यादा, ठीक है, आंधी तूफान। तो यहाँ पे किस तरह से फाइट हो रही है, डिसएग्रीमेंट, पावर को लेके, ठीक है, कंफ्लिक्ट अराइज हो जाता है। तीसरा है नॉर्मिंग, यहाँ पे जो है थोड़ा सा ग्रुप्स के मेंबर एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत जो है आइडेंटिटी डेवलप इसमें हो जाती है, मतलब एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं। परफॉर्मिंग, यहाँ पे ग्रुप अब मैच्योर हो चुका है और उनके अंदर काफी एक दूसरे के साथ लगाव जुड़ चुका है, ठीक है, वो मिलके काम करते हैं, फाइट बहुत कम होती है। और यहाँ पे जो है अगर कोई कंफ्लिक्ट हो भी जाती है तो वो डिस्कशन से रिजॉल्व कर ली जाती है। लास्ट एडजॉर्निंग, जैसे आपका काम या टास्क पूरा हो गया तो ग्रुप को एडजॉर्न यानी क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 5 स्टेज आपके इसमें हो गए। एक क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब इनलार्जमेंट। जॉब एनरिचमेंट और इनलार्जमेंट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, तो यहीं से समझ लेते हैं। सी ऑप्शन का करेक्ट है। इसमें बोला है कि जॉब इनरिचमेंट एड्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हायर पोर्शन। तो जॉब इनरिचमेंट में क्या होता है कि आपको जो है ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज्यादा दी जा रही है, ठीक है। जॉब इनरिचमेंट इन्वॉल्व एडिंग हायर लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ए जॉब, तो आपकी जो जॉब है आपको काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, तो यानी अब आप हो गए जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनलार्जमेंट में क्या होता है, एडिंग मोर टास्क टू द जॉब, तो आपको ज्यादा काम दिया जा रहा है, तो वो हो जाएगा जॉब इनलार्जमेंट। इनरिचमेंट मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी तो वो हो जाएगा इनरिचमेंट। और इनलार्जमेंट क्या होगा कि आपका टास्क बढ़ जाएगा। जैसे बैंक में अभी तक क्या कर रहा था, आप केवाईसी कर रहे थे, अकाउंट ओपनिंग कर रहे थे, ठीक है। अब मान लीजिए कोई क्लर्क है, वो छुट्टी पे चला गया 1 या 2 महीने की, लॉन्ग लीव पे चला गया, अब आप ही को काम दे दिया कि अब आप एक काम किए, वो कैश काउंटर वाला था, ठीक है। तो आपको काम दे दिया कि कैश भी आप संभालिए कैश काउंटर पे, केवाईसी भी आप कीजिए और अकाउंट ओपनिंग भी आप कीजिए, तो आपका काम बढ़ गया ना, आपका टास्क बढ़ गया, तो उसको बोला जाएगा जॉब इनलार्जमेंट। दूसरा क्या होगा कि आप अपनी ब्रांच में सीनियर क्लर्क थे, ठीक है। अब आपका जो कैश ऑफिसर है उसको मान लीजिए आपके 5 साल पूरे होकर वो ट्रांसफर लेके चला गया। अब क्योंकि आप ही सीनियर थे तो आपको क्या किया कि आपको कैश ऑफिसर बना दिया गया, कैश इंचार्ज बना दिया, तो पूरे कैश की जिम्मेदारी आपके ऊपर हो गई। तो नॉर्मल सी बात है, जब आप नॉर्मल क्लर्क थे या सीनियर क्लर्क थे, उससे अब आप कैश ऑफिसर, कैश इंचार्ज बन चुके हैं, कैश हेड आप मान लीजिए, तो उसमें आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल गई है, तो इस चीज को बोला जाएगा जॉब इनरिचमेंट। तो दोनों ही मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल से बताया कि जॉब इनरिचमेंट किस केस में होगा। यहाँ पे आपको काम का नहीं है, मेन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी जिम्मेदारी यहाँ पे काफी बढ़ चुकी है, ठीक है, आप एक जिम्मेदार पोस्ट पे आ गए। लेकिन जॉब इनरिचमेंट में जिम्मेदारी नहीं होती बल्कि काम बढ़ जाता है, तो ये सी इसका करेक्ट आंसर इसमें हो गया। एक क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, विच लर्निंग थ्योरी एम्फसिस लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग ऑफ बिहेवियर। यानी कुछ लोग क्या करते हैं कि सीखते हैं, जैसे कहते हैं ना कि मुझे इसके साथ रह के मेरा ये दोस्त बना, मेरे को इसके साथ रह के बहुत सीखने को मिला, या मैं इस नई यूनिवर्सिटी में गया तो मैंने कॉलेज के दोस्त बना और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, तो ये बात इस थ्योरी में बोली गई है। ये थ्योरी क्या है, ये है आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी क्या बोलती है, ये बोलती है कि लर्निंग मतलब आप सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन आप खुद से ऑब्जर्व करके सीखते हैं, तो वो इस थ्योरी में बोला गया था। सोशल लर्निंग थ्योरी सेज दैट इंडिविजुअल लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर एंड इमिटेटिंग देयर बिहेवियर्स। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, दूसरों से सीखते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा कि ये मेरा दोस्त है, मैंने इससे बहुत कुछ सीखा, तो यानी कैसे सीखा, उसने ऑब्जर्व करके सीखा। तो यही बात इस थ्योरी में बोला गया था, जिसका नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी। यानी जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल है, वो दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, उनसे सीखते हैं, और जो उनका बिहेवियर है उसको इमिटेट होता है किसी की नकल करना, ठीक है, तो उनके बिहेवियर को नकल करते हैं। अगर आपको किसी के अंदर कोई अच्छी चीज लगती है, आपको लगता है कि बहुत दयालु है, बहुत हेल्पिंग है, या कोई पॉजिटिव चीज, कोई पॉजिटिव बिहेवियर आपको किसी का अच्छा लगता है और आपने उसको ऑब्जर्व किया, तो आप कोशिश करते हो कि उस पॉजिटिव चीज को खुद में भी मैं इंप्लीमेंट कर दूं। तो यही बात इस सोशल लर्निंग थ्योरी में बोली गई थी, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डॉगलस थ्योरी एक्स विच ऑफ द फॉलोइंग एंसेप्शंस अबाउट एम्प्लॉय इज नॉट करेक्ट। तो आपका जो
डॉगलस का थ्योरी दिया था इन्होंने, एक्स थ्योरी और वाई ऐसे करके बोला था। तो एक्स थ्योरी में इन्होंने बोला था कि जो एम्प्लॉयज़ है वो लेजी होते हैं, ठीक है, वो मोटिवेशंस नहीं फील करते। और इसमें बोला था कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और जो वाई थ्योरी इसमें इन्होंने बोला था कि जो एम्प्लॉयज़ है वो सेल्फ मोटिवेशन फील करते हैं, ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन वो फील करते हैं और जो चैलेंजिंग वर्क है उसको करने की कोशिश करते हैं। तो दो थ्योरी इसमें दी गई थी, तो एक्स और वाई थ्योरी। तो यहाँ पे इसको डॉगलस एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो एक्स थ्योरी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, तो यहाँ पे लिखा है कि एम्प्लॉय प्रेफर टू बी डायरेक्टेड, ये बात सही है। डायरेक्टेड मतलब उनको डायरेक्शन दी जाए, उनको कंट्रोल किया जाए। एम्प्लॉय आर इनहेरेंट लेजी, लेजी होते हैं ऐसा इन्होंने बोला था। एम्प्लॉय अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ये तीनों बातें एक्स के लिए सही है। एम्प्लॉय आर सेल्फ मोटिवेट एंड सीक चैलेंज, तो ये बात वाई में बोला था, तो विच इज नॉट करेक्ट। तो एक्स के लिए ये वाली बात जो डी है वो इनकरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स थ्योरी में इन्होंने एज्यूम किया था कि जो एम्प्लॉय है वो इनहेरेंट मतलब बाई नेचर ही वो क्या है, लेजी हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं। लेकिन इसी के बदले इन्होंने जो वाई थ्योरी दी थी, इसमें इन्होंने बोला था कि जो एम्प्लॉय है वो सेल्फ मोटिवेशन मतलब काम को खुद से मोटिवेशन के साथ करते हैं, उनको डायरेक्शन का भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद अंदर से इतना मोटिवेशन फील करते हैं कि वो आपको एक अच्छा आउटपुट ही देंगे। एक क्वेश्चन है, हाउ डज डेवलपमेंट डिफर फ्रॉम ट्रेनिंग। तो एम्प्लॉय को आप डेवलपमेंट करा रहे हो, उनको ट्रेनिंग करा रहे हो, इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग मतलब आप उनको स्किल्स दे रहे हो। जैसे बैंक में कोई भी एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसको 2 महीने का, 1 महीने का या 2-4 वीक का ट्रेनिंग होता है। तो यहाँ पे उसकी स्किल्स को इम्प्रूव कराया जा रहा है, कौन सी स्किल्स जो उसके काम को परफॉर्म करने के लिए जरूरी है, तो वो हो जाएगा उसका ट्रेनिंग। किन यहाँ पे डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड चेंज किया जा रहा है, उसको ओवरऑल नॉलेज किया जा रहा है। तो अलग अलग लेवल पे उसको ओवरऑल डेवलप किया जा रहा है ताकि उसको कोई भी काम दिया जाए तो उसको आसानी से कर सके। तो डेवलपमेंट एक बड़ा कंसेप्ट है। अगर ये है आपका डेवलपमेंट, तो उसका एक छोटा सा पार्ट है ट्रेनिंग, ठीक है। तो ट्रेनिंग बहुत छोटी सी चीज़ है और डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपको ट्रेनिंग देके फ्यूचर में आप इतने ज़्यादा डेवलप होते हैं तो किसी भी रोल्स को आप कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, ट्रेनिंग एक बहुत ही छोटा और नैरो कंसेप्ट है, ठीक है। डेवलपमेंट फोकस ऑन जनरल नॉलेज एंड एटीट्यूड बेनिफिशियल फॉर एम्प्लॉय एट वेरियस लेवल, नॉट जस्ट स्पेसिफिक जॉब स्किल्स। तो सिर्फ काम को करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती है, लेकिन आपका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है डेवलपमेंट वाले स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर 6 लीडरशिप स्टाइल बाय गोलेमैन। तो गोलेमैन ने 6 तरीके का लीडरशिप बताया था। तो लीडरशिप आप लोग जानते हैं कि क्या होता है। लीडरशिप का मतलब होता है कि एक जो लीडर है वो अपनी टीम को अपने साथ लेके चलता है, ठीक है। टीम को वो लीड करता है, लीड का मतलब टीम को एक डायरेक्शन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है उस डायरेक्शन को प्रोवाइड करने का काम करता है कौन, लीडर। यानी एक अच्छा लीडर टीम को लीड करेगा, किस चीज में लीड करेगा, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल को अचीव किया जा सके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि 6 लीडरशिप स्टाइल। तो गोल्डमैन ने जो है 6 लीडरशिप का तरीका बताया था, मतलब 6 तरीकों की लीडरशिप इन्होंने डिफाइन की थी गोल्डमैन ने, वो कौन कौन सी थी उनके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे, ठीक है। पहली है कोर्सिव, इसका मतलब होता है धमकाना, किसी से जो है धमका के या बहुत ज्यादा इमीडिएट डिमांड करना कि मुझे ये चाहिए, ठीक है। एक कोर्सिव वाला स्टाइल हो गया, कठोर धमकाना। सेकेंड है अथॉरिटी, ये सेकेंड स्टाइल हो जाएगा। तीसरा है एफिलिएटिव। चौथा है डेमोक्रेटिक, पांचवा है पेस सेटिंग और छठा है कोचिंग। तो ये 6 स्टाइल की लीडरशिप के बारे में बात की थी गोलेमैन ने। इन 6 के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं, आपको सबके बारे में, सभी टाइप की लीडरशिप के बारे में एक एक नंबर का मालूम होना चाहिए, ये टॉपिक आपका यहाँ पे सफिशिएंट इसमें रहेगा। तो पहले आती है कोर्सिव, यानी इस तरीके का जो लीडर है वो इमीडिएट डिमांड करेगा कि मुझे ये काम चाहिए, अभी चाहिए। तो एक तरह से आपको बहुत प्रेशर, बहुत नेगेटिव टाइप की फीलिंग यहाँ पे आ सकती है, मतलब इमीडिएट वो आपसे काम को लेके डिमांड करेगा, एकदम ऑर्डरिंग टाइप का नेचर रहेगा। डू वट आई टेल यू, मतलब जो मैंने तुम्हें कहा वो काम इसको करो, ठीक है। और जब भी कोई क्राइसिस का सिचुएशंस आता है, इस तरह की लीडरशिप की जरूरत कब पड़ती है, जब भी कोई क्राइसिस का सिचुएशंस आता है तो उस टाइम पे इस लीडरशिप की जरूरत होती है, या ऐसे एम्प्लॉय जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो उस टाइप के एम्प्लॉयज के लिए कोर्सिव वाली लीडरशिप काम आती है। कोर्सिव मतलब यहाँ पे इमीडिएट कंप्लायंस डिमांड कर रहे हैं कि इमीडिएटली ये करो, जो मैंने कहा तो इमीडिएटली करना पड़ेगा, तो वो होती है कोर्सिव लीडरशिप। सेकेंड है ऑथोरेटिव, ऑथोरेटिव टेटिव। तो इस वाली लीडरशिप में क्या होता है, ऑथोरिटेटिव वाली लीडरशिप में क्या होता है कि यहाँ पे जो है जो ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका जो लीडर है वो मोबिलाइज करता है एक विजन की तरफ, मतलब यहाँ पे आपका लीडर आपको बताएगा कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का विजन है, ये हमें इसमें अचीव करना है, कम विद मी, ये बता रहा है कि मेरे साथ चलो। अथॉरिटी वाला जो लीडरशिप है इसमें लीडर बोलता है कि मेरे साथ चलो, ठीक है। यहाँ पे कब जरूरत पड़ती है, व्हेन चेंज रिक्वायर अ न्यू विजन और व्हेन अ क्लियर डायरेक्शन इज नीडेड, जहां पे डायरेक्शन देने की जरूरत पड़ती है, जहां पे एम्प्लॉयज को सभी लोग काम कर रहे हैं बट किस डायरेक्शन में हमें काम करना है लोगों को नहीं पता, तो उस टाइप पे हमें अथॉरिटी वाली लीडरशिप की जरूरत पड़ती है।
मतलब सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं बट एक डायरेक्शन की कमी है, काम सभी कर रहे हैं बट एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से काम नहीं बन पा रहा, तो वहां पे ये वाली लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी। और मान लीजिए 5 लेबर और वो किसी कुएं के लिए जगह पे अलग अलग वो गड्ढा खोद रहे हैं, पर एग्जैक्ट मिल के काम नहीं कर रहे, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, उनको डायरेक्शन देने के लिए ये वाली लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी। तीसरा एफिलिएटिव, यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड बनाने की, इमोशनल बॉन्ड बनाने की कोशिश की जाती है लीडर के द्वारा। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है वो लीडर के साथ इमोशनल तौर पे कनेक्ट हो जाते हैं, हार्मोनी को ये क्रिएट करता है, एक हार्मोनी पीस को और एक इमोशनल बॉन्ड को क्रिएट करता है ये एफिलेटिव स्टाइल वाली लीडरशिप। पीपल कम फर्स्ट, यहाँ पे इम्पैथी की जाती है और रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। टू हील रिफ्ट इन अ टीम और टू मोटिवेट पीपल ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सर्कमस्टांस। तो फ्रेंड्स ये वाली लीडरशिप कब हेल्प करती है कि जब बहुत स्ट्रेसफुल का सर्कमस्टांस हो तो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए ये वाली लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। मतलब खुद एम्प्लॉय बहुत स्ट्रेस में, उनको मोटिवेशन का जरूरत है, ठीक है, या टीम में बहुत फसाद, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो गया है, तो वहां पे जो है हील करने के लिए, जो एम्प्लॉयज है उनको हील करने के लिए एफिलिटी वाली लीडरशिप काम आती है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स डेमोक्रेटिव। ये वाली लीडरशिप क्या कहती है, व्हाट डू यू थिंक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो लीडर्स है वो आपसे पूछ रहा है, मतलब आपका पार्टिसिपेशन चाह रहा है, मतलब कोई भी जो डिसीजन है डेमोक्रेटिक लीडरशिप में लीडर्स आपसे पूछ के जो है फाइनल करेगा। मान लीजिए गोल का कोई काम पूरा करना है, ठीक है, कोई एक टीम का कोई गोल पूरा करना है, तो उसको पूरा करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो लीडर यहाँ पे आप ही से पूछेगा, आपकी राय लेगा और उस हिसाब से काम को किया जाएगा। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया जाता है। व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन होगा, कोई भी जो डिसीजन है ना उसमें एम्प्लॉय से पूछ के लीडर उस काम को करेगा, वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब पब्लिक एट लार्ज, उनकी बात भी यहाँ पे सुनी जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक, तो ये लीडरशिप स्टाइल क्या बोलती है, व्हाट डू यू थिंक, यानी लीडर अपने एम्प्लॉय से पूछेगा, अपने जो उसको रिपोर्ट कर रहे हैं उनसे पूछेगा, अपने फॉलोअर से पूछेगा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो, तो उनकी राय भी मायने रखती है। तो ये एक तरह से टीम कोलाबोरेशन को क्रिएट करता है और कम्युनिकेशन को ये क्रिएट करता है। एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा जहाँ पे लीडर अपने एम्प्लॉय से बात करेगा और एम्प्लॉय अपनी बात लीडर से करेंगे, तो एक अच्छा कम्युनिकेशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट है पेज सेटिंग। पेज सेटिंग यहाँ पे जो है हाई स्टैंडर्ड लाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपकी टीम बहुत ज्यादा मोटिवेशन फील करती है, पहले इसको समझती है इसमें एग्जैक्टली क्या होता है। अगर आपकी टीम बहुत अच्छा मोटिवेशन फील करती है और वो काफी कॉम्पिटेटिव टीम है, मतलब सभी बहुत योग्य हैं, बहुत स्किल्स है आपके टीम मेंबर्स, और आपकी टीम बहुत मोटिवेशन है, तो आप उनको अच्छा सा एक स्टैंडर्ड दे सकते हैं कि इतना हमारा बजट है, ये हमें अचीव करना है, तो वो मोटिवेटेड और स्किल्स वाली टीम उस बजट को भी अचीव करेगी। तो पेज सेटिंग वाले में क्या हो रहा है कि सेट हाई स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस को लेकर यहाँ पे हाई स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं लीडर्स के द्वारा। डू एज आई डू नाउ, यानी यहाँ पे जो लीडर्स है वो क्या कर रहा है, किसी अचीव को, किसी पर्पस को पूरा करने के लिए टीम मेंबर्स को एक स्टैंडर्ड दे रहा है, हाई स्टैंडर्ड दे रहा है, और उसको अचीव करने की कोशिश की जाएगी। तो पेज सेटिंग मतलब यहाँ पे पेज सेट किया जा रहा है लीडर्स के द्वारा। लास्ट आता है कोचिंग। कोचिंग में क्या होता है कि डेवलप पीपल फॉर द फ्यूचर। तो यहाँ पर टीम लीडर क्या करेगा, कोचिंग देगा, यानी फ्यूचर के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन को जो लोग चाहिए तो उनको तैयार करने का काम करेगा। ट्राई दिस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरों को डेवलप किया जा रहा है, सेल्फ अवेयरनेस को जो है बढ़ाया जा रहा है। टू हेल्प एन एम्प्लॉय इंप्रूव परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ, तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए उसको कोचिंग दी जा रही है लीडर्स के द्वारा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे हमारा कोचिंग स्टाइल। तो यहाँ पे 6 टाइप की लीडरशिप स्टाइल की बात की थी गवर्नमेंट ने, तो 6 के आपको नाम याद रखने, प्लस हर स्टाइल का क्या मतलब है। पहला है कोर्स, तो ये वाला क्या होता है कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इमीडिएटली इसको करो, डू व्हाट आई टेल यू, ठीक है। यहाँ पे इमीडिएट कंप्लायंस की बात की जाती है लीडर के द्वारा अपने टीम मेंबर्स को। ये वाली लीडरशिप कब हेल्प आती है, मतलब कब हमें ये वाली लीडरशिप यूज करनी चाहिए, तो जब एम्प्लॉयज क्या करते हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक टाइप के एम्प्लॉय, ऐसे एम्प्लॉय जिनको आपने सारे तरीके अपना लिए, वो काम ही नहीं करना चाह रहे, तो उस तरह के केस में आपको कोर्स थोड़ा मतलब स्ट्रिक्ट होके जो है काम करवाना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे कोर्स हो जाएगी। सेकेंड है अथॉरिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लीडर्स है वो उनको काम तो सभी कर रहे हैं पर उनको एक विजन देने का काम करेगा अथॉरिटी, मतलब विजन एक डायरेक्शन देने का काम करता है। एफिलेटिव, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लोगों के बीच में इमोशनल बॉन्ड क्रिएट किया जाता है, यानी लीडर और उसके जो मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स, उनके बीच में इमोशनल बॉन्ड क्रिएट किया जाता है। चौथा डेमोक्रेटिक, यहाँ पे लीडर्स क्या है, सभी को लेकर चलेगा, सभी के एक्टिव पार्टिसिपेशन मांगेगा। कोई भी डिसीजन होगा तो जो लीडर है अपने एम्प्लॉय से पूछेगा और उसके बाद ही, मतलब अपने टीम मेंबर से पूछेगा और उसके बाद ही उस डिसीजन को पूरा करेगा, उसका फाइनल डिसीजन लेगा। तो यहाँ पे देखिए व्हाट डू यू थिंक, यानी यहाँ पे लीडर्स अपने एम्प्लॉय से पूछ रहे हैं कि तुम क्या सोचते हो, ठीक है। तो इस तरह की लीडरशिप भी इस्तेमाल की जाती है।
नेक्स्ट पेज सेटिंग। तो जहाँ पे टीम मेंबर्स, लीडर तो है, उसके जो टीम मेंबर्स है काफी ज्यादा मोटिवेशन है काम को लेके और उनके अंदर बहुत अच्छी स्किल्स है, तो यहाँ पे लीडर एक अच्छा स्टैंडर्ड देगा। क्यों देगा हाई स्टैंडर्ड? वो क्यों सेट कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि उसको मालूम है कि जो मेरे टीम मेंबर्स है वो काफी ज्यादा मोटिवेटेड है काम को लेके, प्लस उनके अंदर स्किल्स है। तो मैं इनको अगर अच्छा भी टारगेट दूंगा, बड़ा टारगेट दूंगा, तो आसानी से इसको अचीव किया जा सकता है। तो उस केस में पेज सेटिंग वाली लीडरशिप इस्तेमाल की जाती है। लास्ट है कोचिंग। जब नए नए फ्रेशर्स हैं ज्वाइन किए हैं, तो उनको फ्यूचर के लिए तैयार करने के लिए ये वाली लीडरशिप, कोचिंग वाली लीडरशिप तैयार की जाती है। तो यहाँ पे आपका लीडर्स ऐसे कोचर आपको हेल्प कर रहा है, वो आपको कोचिंग दे रहा है, आपको ट्रेनिंग दे रहा है, आपको इस तरह से डेवलप कर रहा है ताकि आप फ्यूचर के लिए एक अच्छे कंपनी के असेट साबित हो सको। ठीक है, तो ये 6 टाइप की लीडरशिप गोलेमैन ने डिफाइन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच स्कीम इन इंडिया इज द लार्जेस्ट आउटकम बेस्ड स्किल ट्रेनिंग स्कीम्स? तो इसमें से कौन सी स्कीम है जिसमें स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, लॉन्च टू इनेबल यूथ टू बिकम एम्प्लॉयमेंट? तो कौन सी ऐसी स्कीम है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी इसका 4.0 वर्जन चल रहा है, यानी 4th वर्जन चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, जो यूथ है, जैसे 10th पास अगर आपने क्रॉस किया, तो 10th पास अगर आप लोगों ने कर लिए, तो आप इस स्कीम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। तो इसमें आपको जो है आपकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो जो गैप बना है, गैप मतलब जो रिक्वायर्ड स्किल्स पर्सन चाहिए और एग्जैक्टली में कितने हैं उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है, उसको दूर करने की कोशिश की जाती है इसके द्वारा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाले मिनिस्ट्री के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया जाता है, मतलब वो इसको इम्प्लीमेंट करती है और ये कोशिश करती है कि कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी यूथ जिसने 10th क्रॉस कर ली है, 10th पास कर ली है, तो वो इस स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत जुड़े। ठीक है, इनमें इनको कुछ पैसा भी दिया जाता है ताकि वो स्किल्स का इस्तेमाल करके कुछ अपना व्यवसाय खोल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड डज अ ट्रेनी वर्क क्लोजली विद एक्सपीरियंस सुपरवाइजर टू लर्न प्रैक्टिकल स्किल्स एंड टेक्निकल इन ए स्पेसिफिक फील्ड? तो उसको क्या बोलते हैं? तो ये भी एक टाइप की ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब जहाँ पे काम हो रहा है वहीं पे आप सीख भी रहे हैं। एक होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जैसे बैंकों में आप जब नया नया ज्वाइन करते हैं तो आपको ट्रेनिंग सेशन, ट्रेनिंग के लिए आपका लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आप सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती, लेकिन सच में जब आपकी ब्रांच में पोस्टिंग होती है, जब आप कैश काउंटर या केवाईसी किसी भी काउंटर पे काम करते हो, तो आप सच में काम सीखते हैं। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दो टर्म्स है। ऑफ जॉब ट्रेनिंग मतलब जहाँ पे हमारा काम नहीं है पर हम सीख रहे हैं, हमें थ्योरी के थ्रू जो चीज़ें सिखाई जा रही है, तो वो होगा हमारा ऑफ जॉब। ऑन द जॉब क्या होता है कि हम सच में काम भी कर रहे हैं और हम सीख भी रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो उसी में जो है ऐसा कौन सा मेथड है जहाँ पे जो ट्रेनी है, मतलब जब आप नए नए होते हैं तो आप क्या करते हैं, आपका जो सुपरवाइजर है वो काम कर रहा है, मान लीजिए आपका सीनियर है काम कर रहा है, आप उसके बगल में बैठ के देख रहे हैं कि कैसे कैसे काम हो रहा है, आप सीख रहे हैं, तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, इसके लिए टर्म है, उसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ठीक है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम इन्वॉल्व प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अंडर एक्सपीरियंस सुपरवाइजर। तो आपका जो सुपरवाइजर वो एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी उसको नॉलेज है और वो उससे आप सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको मिल रही है। एम्ड एट डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर प्रोफेशन और जॉब या ट्रेड। तो काम को करने के लिए जो नॉलेज चाहिए, जो स्किल्स चाहिए, वो आपके अंदर आ जाती है उस एक्सपीरियंस पर्सन को काम करते हुए देख के। एक तरह से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप किसी सीनियर के साथ बैठ के काम को सीख रहे हैं, देख रहे हैं कि सीनियर कैसे काम कर रहा है और आप उससे सीख रहे हैं, तो उसी को बोला जाता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द लेजिस्लेशन दैट मैंडेट अ कैंटीन इफ एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉय 100 और मोर वर्कर्स। तो कौन सा एक्ट में बोला गया कि 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम करेंगे तो आपके एक कैंटीन बनानी होगी, स्टैब्लिश करनी होगी। ठीक है, तो ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में बोला गया। इट मैंडेट्स अ कैंटीन इफ एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉय 100 और मोर वर्कर्स। 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स है तो आपको कैंटीन बनानी पड़ेगी। ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में बोला गया था। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। तो जो आपका प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 बनाया गया था, उसका पर्पस क्या था? ठीक है, ये आपको रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए था। तो देखिए सी है, द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट टू एम्प्लॉय। प्रोविडेंट फंड आपका हर महीने लिया जाता है, आपके अकाउंट से डेबिट होता है और जो है आपको रिटायरमेंट के टाइम पे वो पैसा मिलता है, तो ये आपको रिटायरमेंट बेनिफिट देने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो 1948 का जो आपका स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है उसको क्यों बनाया गया था? रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, मिनिमम वेज के लिए, बोनस के लिए? नहीं, वो आपके इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बनाया था। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में जो है, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट देने के लिए ये वाला एक्ट पास किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट दैट मैंडेट पेमेंट ऑफ इक्वल रिम्यूनरेशन फॉर मैन एंड वुमेन फॉर द सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। तो पहले क्या आता था कि पहले क्या होता था कि जो वुमेन्स थी उनको काम वो सेम करती थी बट मैन के मुकाबले उनको कम सैलरी दी जाती थी। ठीक है, तो ये एक्ट प्रॉपरली पास किया गया इस चीज़ के लिए कि अगर सेम काम वुमेन कर रही है और सेम काम मैन कर रहा है तो अगर आप मैन को जो सैलरी पे कर रहे हो उतना ही आपको इक्वल देना पड़ेगा वुमेन का। जैसे बैंक में आप लोग जानते हैं कोई लेडीज हो कोई जेंट्स हो, ठीक है, तो मेल हो फीमेल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी सैलरी बराबर होती है। ऐसा नहीं कि कोई फीमेल एम्प्लॉय ज्वाइन करेगी तो उसकी सैलरी कम रहेगी या कोई मेल एम्प्लॉय बैंक ज्वाइन करेगा तो उसका सैलरी ज्यादा रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अभी सब कुछ इक्वल कर दिया गया है, तो उसके लिए प्रॉपर एक्ट पास किया गया था। वो कौन सा एक्ट था? ठीक है, तो वो था आपका इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। तो सोचिए एक अलग से एक्ट पास करना पड़ा इस चीज को लेके कि बराबर सैलरी दीजिए। तो क्वेश्चन है द एक्ट दैट मेंटेड पेमेंट ऑफ इक्वल रिम्यूनरेशन फॉर मैन एंड वुमेन फॉर द सेम वर्क और वर्क, मतलब सेम काम या सेम नेचर का काम अगर कर रहे हैं तो सेम पेमेंट मिलनी चाहिए मैन और वुमेन को। ठीक है, तो इसके लिए आपका एक्ट था इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। इट मैंडेट पेमेंट ऑफ इक्वल रिम्यूनरेशन फॉर मैन एंड वुमेन फॉर द सेम वर्क। सेम काम अगर किया जाएगा तो मैन और वुमेन को बराबर सैलरी दी जाएगी। जैसा कि बैंकों में सेम काम हो रहा है ना, तो सैलरी भी बराबर होती है। तो ये उसके लिए एक्ट आपका बना था। नेक्स्ट है द लेजिस्लेशन दैट रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशन इन माइंस। माइंस में आप लोग जानते हैं बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो मतलब काम की कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि जो वर्कर्स जो लेबर वहाँ काम करते हैं उनकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है। मतलब उनकी हेल्थ ऐसी हो जाती है कि वो काम करने के बाद भी फेफड़ों की और बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए प्रॉपर एक्ट था। तो वो कौन सा एक्ट था? वो था आपका माइंस एक्ट 1952। 1952 का ये माइंस एक्ट था। इट रेगुलेट एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशन इन माइंस। तो जो भी वर्कर्स जो भी एम्प्लॉय माइंस में काम कर रहे हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है और उनकी जो वर्किंग कंडीशन है इस एक्ट के तहत उनकी वर्किंग कंडीशन को रेगुलेट किया जा रहा था। तो ए आंसर करेक्ट रहेगा, माइंस एक्ट 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड विद इन विच वेज मस्ट बी पेड इफ एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉय मोर देन 1000 पर्सन। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1000 से ज़्यादा लोग हैं तो जो वेजेस पे कर रहे हैं तो उसको लेके भी एक टाइम लिमिट बना दिया गया। ठीक है, तो वेजेस एक्ट 1936 के हिसाब से ये टाइम लिमिट बताया गया। क्या टाइम लिमिट है उसको ऊपर समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट wages must be paid before expiry of 10th day after the last day of wage period if more than। अगर 1000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, मान लीजिए जुलाई का महीना तो 31 जुलाई खत्म हो जाएगी तो 10th अगस्त से पहले पहले, ठीक है, जो कमिंग मंथ्स है ना तो उसके 10th डेट से पहले पहले आपको पेमेंट करना रहता है बिफोर द 10th डे। तो जो आने वाला महीना है पिछले पूरे महीने की सैलरी आपको आने वाले महीने के मैक्सिमम 10 तारीख तक कर देनी है। ये मैक्सिमम डेट है, उससे पहले पहले आपको कर देनी, इससे लेट आपको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 द मैक्सिमम पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव। तो मैटरनिटी लीव का मैक्सिमम पीरियड कितना है? मैटरनिटी लीव जो है वुमेन्स एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है और वो किसी बच्चे को बर्थ देती जन्म देती तो उसके बाद उनको मैटरनिटी लीव दी जाती है और उसके लिए प्रॉपर एक एक्ट बना था, वो था आपका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ठीक है, तो वो मैक्सिमम लीव कितने दिन की दी जाती है? तो ये वीक्स है यहाँ पे 26 वीक, जो कि अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ का टाइम पीरियड हो जाता है। तो 6 वीक तक का मैक्सिमम जो है मैटरनिटी लीव वुमेन्स को दिया जाता है बच्चे की टेक केयर के लिए। सो डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच बार्गेनिंग स्टाइल इज डिस्क्राइब एज विन लॉस। तो कौन से वाले बार्गेनिंग को विन लॉस बोलते हैं? तो वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग इज नोन एज विन लॉस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे बार्गेन हो रहा है, इसमें एक पार्टी को तो बहुत फायदा हो गया और दूसरे को बहुत ज़्यादा, एक को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, बहुत बेनिफिट हुआ, लेकिन दूसरी वाली पार्टी को लॉस हुआ। तो इस तरह की बार्गेनिंग जिसमें एक का बहुत फायदा हो जाए दूसरे का लॉस हो जाए, तो उस तरह की बार्गेनिंग स्टाइल को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। और इसी में एक इंटीग्रेटिव है, उसी को लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बना है। इंटीग्रेटिव में क्या होता है? तो इंटीग्रेटिव को आप विन विन बोल सकते हैं, यानी यहाँ पे ऐसी बार्गेनिंग होगी जिसमें दोनों का फायदा है, दोनों पार्टीज इन्वॉल्व है ना जो बार्गेनिंग कर रही है, इसमें दोनों का फायदा है, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड बार्गेनिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है कि अचीविंग ए विन विन आउटकम। तो इंटीग्रेटेड बार्गेनिंग से क्या होता है कि जो आउटकम मिलता है वो विन विन है, मतलब दोनों ही पार्टीज को यहाँ पे बेनिफिट होता है या लॉस तो किसी को भी नहीं होता, तो उसको बोला जाता है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। और इसी के पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटर देखा, इसको बोलते हैं विन लॉस, यानी एक का फायदा होता है और दूसरे का इसमें नुकसान होता है। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अमेंडमेंट एक्ट 1982। तो यहाँ पे बोला था कि ग्रीवेंसेस सेटलमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए इंडस्ट्रियल में, मतलब जो इंडस्ट्रीज है उनको एक ग्रीवेंसेस सेटलमेंट अथॉरिटी बनानी है। ग्रीवेंसेस मतलब कोई कंप्लेन है एम्प्लॉयज़ को तो वहाँ ग्रीवेंसेस के पास जाके वो कंप्लेन कर सकता है। तो कितने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए कि ये ग्रीवेंसेस मैंडेटरी हो जाता है? तो अगर आपके पास 50 या उससे ज़्यादा वर्कमैन है, 50 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय है, तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आप जो है ग्रीवेंसेस सेटलमेंट अथॉरिटी बनाएं। तो मिनिमम कितने एम्प्लॉय होने चाहिए? 50 या उससे ज़्यादा के लिए
ये मैंडेटरी हो जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP हम लोग बोलते हैं ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो इसका क्या फायदा है? तो इससे जो टर्नओवर कम होती है, इसमें डिसीजन मेकिंग को सेंट्रलाइज किया जाता है, ठीक है। तो 3-4 चीजें यहाँ पे लिखी है। ESOP का जो मेन पर्पस है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको उनको अधिकार दिया जाता है कि वो कंपनी के शेयर को डिस्काउंट प्राइस में खरीद सकें। तो इससे क्या है, वो कंपनी के परफॉर्मेंस पे वो इंटरेस्ट शो करते हैं, क्योंकि अब उन्होंने कंपनी के शेयर ले लिए। तो इससे क्या है कि वो अगर उन्होंने 1% शेयर ले लिए तो वो 1% मालिक बन चुके हैं कंपनी के। क्योंकि वो 1% मालिक बन चुके हैं तो वो अच्छे से मन लगा के काम करते हैं कि अगर कंपनी ग्रो करेगी तो हम भी तो कंपनी के मालिक है ना, हमारा पैसा भी ग्रो करेगा। तो इसी के लिए जो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मतलब कंपनीज क्या करती है कि अपने एम्प्लॉयज को बोलती है कि ये जो शेयर है मार्केट में मान लीजिए 1000 रुपए का, तो एम्प्लॉयज को बोलती है कि तुम इसको 900 रुपए में ही खरीद लो, तुम्हें डिस्काउंट है, ठीक है। तो इससे एम्प्लॉय उस डिस्काउंटेड शेयर को खरीदते हैं और अच्छे से मेहनत करते हैं ताकि फ्यूचर में कंपनी ग्रो करे। तो वही होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हीं को मौका दिया जाता है कि वो अपनी कंपनी के शेयर्स को खरीदे। ऑप्शन मतलब उनको ये मौका मिल रहा है, वो चाहे तो वो खरीद सकते हैं और वो रेट भी जो है डिस्काउंटेड होता है। मार्केट में मान लीजिए लोगों के लिए वो है 1000 रुपए, पर एम्प्लॉयज को 900 रुपए या 800 रुपए में ही मिल जाएगा। तो ये एम्प्लॉयज के लिए काफी अच्छा ऑफर रहता है। तो एक तरह से बोनस के तौर पे भी कंपनी ऐसा करती है एम्प्लॉयज को कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो बोनस के तौर पे भी जो उनको डिस्काउंट रेट पे शेयर्स ऑफर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लेके आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2023 में। तो कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, ठीक है। इसके 3 पिलर्स होते हैं। पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी क्या होता है। तो यहाँ से देखेंगे, सस्टेनेबिलिटी इज डिफाइंड एज मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट, यानी अभी की जो जनरेशन है उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कीजिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर्स। यानी आप अभी अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाह रहे हैं, बट आपको जो आपके फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है उनके बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अभी के टाइम के लिए सोच रहे हैं, फ्यूचर वाले लोग क्या करेंगे। जैसे पानी की, वाटर की बहुत शॉर्टेज है, या साफ पानी की बहुत शॉर्टेज है, या एक अच्छी मतलब पॉल्यूशन पॉल्यूशन फ्री जो जगह है, या क्लाइमेट चेंज कम से कम हो, इस तरह की चीज़ों को फ्यूचर में भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि अभी के लिए काम चल रहा है तो फ्यूचर के लोग जैसे रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो चीज़ कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी नहीं होती। तो कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी की सिंपल सी डेफिनेशन है कि अभी की जो प्रेजेंट है उनकी नीड्स को पूरा कीजिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ये बिल्कुल वही है कि आप अपने घर में खुश हैं, ठीक है, आपने बहुत लाउड म्यूजिक बजा रखा है घर पे, बहुत आप खुश हैं, आपने बहुत लाउड म्यूजिक बजाया, पर पड़ोस में आपकी कोई बुजुर्ग फैमिली रहती है तो उनको डिस्टर्बेंस हो रहा है आपकी वजह से, ठीक है। ये मैंने सिंपल से एग्जांपल दिया, बट ये इमीडिएट है। लेकिन कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी इमीडिएट इम्पैक्ट की बात ही नहीं करती, ये फ्यूचर की बात करती है कि आप अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप अपनी रिक्वायरमेंट में इतना खो चुके हैं कि फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं रह रहा। तो हमें अपनी प्रेजेंट नीड्स को सेटिस्फाई करना है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें अपनी फ्यूचर की जो नीड्स हैं, जो फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो वही होता है आपका कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी। इसके 3 पिलर्स होते हैं। कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी के कौन कौन से 3 पिलर्स हैं? पहला है इन्वायरमेंटल, सेकेंड है सोशल और तीसरा है इकोनॉमिक डायमेंशंस। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। इन्वायरमेंटल मतलब कम से कम हमें कार्बन फुटप्रिंट, मतलब कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना है, कार्बन फुटप्रिंट को कम से कम करने की कोशिश करनी है, ठीक है। जो वाटर वेस्टेज है उसको कम से कम करना है, पॉल्यूशन को कम से कम करना है, तो वो जाएगा हमारा इन्वायरमेंटल। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ने क्या किया था कि जो रिसाइकिल है ना, जो आपका प्रोडक्ट को पैकेजिंग किया जाता है, तो पैकिंग के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, मान लीजिए कोई एग्जांपल के तौर पे कि जिन चीज़ों से आप पैकिंग कर रहे हैं, खाना पीना जो भी आप पैकिंग कर रहे हैं, तो उन पैकिंग वाले आइटम्स को बहुत ज़्यादा रिसाइकिल किया था। इससे जो है कार्बन वेस्टेज बहुत कम की थी वॉलमार्ट ने। तो उसके लिए वो क्या था, वो उनका इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव, तो जो कि पिलर 1 है। सेकेंड है सोशल। किसी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सोचिए कि जो उनके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को उनके लिए भी सोचना चाहिए। जैसे आप उनको क्या कर रहे हैं कि उनको कुछ एजुकेशन फ्री करवा रहे हैं, उनके बच्चों के लिए आप एजुकेशन को फ्री करवा रहे हैं, या उनको कुछ उनकी वर्क लाइफ बैलेंस का आप ख्याल कर रहे हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ है उनका भी ख्याल कर रहा है। तो सोशली मतलब आपको उनके बारे में, अपने एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचना चाहिए। और क्या इसमें हो सकता है? मैटरनिटी बेनिफिट्स आप अच्छे दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, जो वुमेन एम्प्लॉयज हैं उनको आप अच्छी मैटरनिटी बेनिफिट्स दे रहे हैं, या कुछ फैमिली बेनिफिट्स दे रहे हैं, ये सारा आपका सेकंड पिलर यानी सोशल वाले में आ जाएगा। तीसरा और लास्ट है इकोनॉमिक पिलर। इसमें मतलब कंपनी को अपने प्रॉफिट के बारे में तो सोचना है, बट उसकी वजह से कोई लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब सिर्फ प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट, कि हमें बस प्रॉफिट कमाना किसी भी कीमत पे, वो कभी भी नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक फैक्टर भी आप कंसिडर कीजिए, पर इन 2 फैक्टर को साथ लेके आपको चलना पड़ेगा। शॉर्ट में इसको आप ESE ऐसे बोल सकते हैं, इन्वायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक। इन्वायरमेंटल मतलब नेचर को ध्यान में रखिए, सोशल मतलब आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनके सुविधा का भी ध्यान रखिए, इकोनॉमिक मतलब अपने प्रॉफिट का भी ध्यान रखिए, बट प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट ये वाला कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। मतलब हर कीमत पे हमें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, नेचर को हार्म पहुंचे, कुछ भी पहुंचे, कोई मतलब नहीं, वैसे वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए यहाँ पे।
तो वही आपका कॉर्पोरेट सिस्टम। सिंपल सा टॉपिक है, इसको लेके आपका क्वेश्चन पूछा गया था। एक इसी टाइप का क्वेश्चन है, ट्रिपल बॉटम लाइन एचआरएम में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो इसमें इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और सोशल, जो हमने अभी पढ़ा ना, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक और सोशल, उसी को ट्रिपल बॉटम लाइन बोला जा रहा है। ट्रिपल बॉटम लाइन एचआरएम जो है, इसमें क्या फोकस किया जाता है, इसमें आपके इकोनॉमिक्स गोल्स को, इकोनॉमिक मतलब आपको प्रॉफिट चाहिए, उस गोल को पूरा किया जाएगा, लेकिन इन्वायरमेंटल और सोशल को भी बैलेंस करके चलना पड़ेगा। यानी आपके इकोनॉमिक गोल्स, इन्वायरमेंटल गोल्स और सोशल जो है, इनको बैलेंस वे में आपको लेके चलना चाहिए। इकोनॉमिक मतलब प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट। इन्वायरमेंट मतलब नेचर में आप कितना कार्बन फुटप्रिंट डाल रहे हैं, कितना कार्बन डाइऑक्साइड और जो ग्रीन हाउस गैसेस कितना आप इमिट कर रहे हैं। सोशल मतलब आपके एम्प्लॉयज का आप कितना ख्याल रख रहे हैं, उनको कौन कौन से बेनिफिट्स आप उनको दे रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका सोशल कंसिडरेशन में आ जाएगा। एक अच्छा बोनस देना, ठीक है, मैटरनिटी लीव बेनिफिट्स देना वुमेन एम्प्लॉयज को, और वर्क लाइफ बैलेंस उनका इस तरह से बनाना, टाइमिंग इस तरह से हो कि अपने पर्सनल लाइफ को भी टाइम दे सकते हो, तो वो आ जाएगा सोशल कंसिडरेशन में। इसी को बोला जाता है ट्रिपल बॉटम लाइन एचआरएम। यहाँ पे ये जो ट्रिपल है, पहला हो जाएगा, ट्रिपल मतलब 3 फैक्टर्स की यहाँ पे बात की जाती है। पहला इकोनॉमिक फैक्टर, सेकंड है इन्वायरमेंटल और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे सोशल फैक्टर। एक है फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रीन रिक्रूटमेंट। ग्रीन रिक्रूटमेंट में क्या होता है, तो यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट आपकी की जाएगी, पर उससे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए आपका इंटरव्यू लिया गया, ठीक है, तो इंटरव्यू में जनरली कुछ बार क्या होता है कि हमें कुछ क्वेश्चंस पेपर्स में लिखने होते हैं, या पेपर्स में हमसे कुछ लिखवाया जाता है। तो ग्रीन रिक्रूटमेंट में ऐसा नहीं होगा। मिनिमाइजिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट मतलब आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा और कम से कम इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट भी पहुंचेगा, उसी को बोला जाता है ग्रीन रिक्रूटमेंट। ग्रीन रिक्रूटमेंट फोकस ऑन रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बाय यूजिंग मेथड लाइक पेपरलेस इंटरव्यू एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। जैसे आपको एप्लीकेशन फिल करनी है, पहले क्या था कि 8 से 10 पेज की एप्लीकेशन आपको भर के देनी होती थी एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या एग्जाम भी आप लोग ऑनलाइन ही लिख सकते हैं। तो ये सारा आपका ग्रीन रिक्रूटमेंट हो जाएगा। तो इससे क्या, रिक्रूटमेंट भी कर रही कंपनी और इन्वायरमेंट को कोई हार्म भी नहीं पहुंच रहा। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टिंग्विश कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी फ्रॉम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी वाला टॉपिक तो हमने भी थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है, उसके 3 पिलर्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बोलता है कि कोई भी कंपनी, किसी भी जो आसपास के जो लोग हैं उनसे वो काफी इंपैक्ट होती है। जैसे लोग वहाँ पे काम करते हैं, जो भी कंपनी कुछ भी अर्न कर रही है, तो वो आसपास के लोग उनकी वजह से कर रही है, सोसाइटी की वजह से कर रही है, तो उनका भी कोई सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वही है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके तहत जो है, पहले तो ये वॉलंटियर था, मतलब कंपनी की मर्जी थी, वो चाहे तो कुछ अपना कर सके, करना चाहे तो कुछ पैसा लोगों के भले के लिए या आसपास के एरिया के लिए लगाना चाहे तो लगा सकती है, या नहीं भी लगा सकती। फिर बाद में जब कंपनी एक्ट 2013 है, तो वहां पे मैंडेटरी कर दिया, क्योंकि पहले कंपनी का वॉलंटियर था, मतलब उनकी मर्जी, वो चाहे तो अपने प्रॉफिट से कुछ पैसा मार्केट के लिए, मार्केट मतलब जैसे आपके एरिया में कोई स्कूल्स बनवा दिए, या कुछ पार्क बनवा दिए, या कुछ रोड्स बनवा दी, तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ ऐसा कर सकती है। पहले वो था वॉलंटियर, मतलब कंपनी की मर्जी हो तो कर सकती है, नहीं हो तो नहीं भी कर सकती। तो बहुत सारी कंपनीज क्या कुछ करती भी नहीं थी, मार्केट से बहुत फायदा भी ले लिया एरिया से, बट वो कुछ नहीं करती थी। जैसे कोई कंपनी किसी एरिया में, कोई फैक्ट्री है, तो उसका मालिक लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, तो उस फैक्ट्री में शायद वो कोई पॉल्यूशन भी कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको तो रोजगार मिल रहा है, पर साथ साथ वो लोगों से उनको बेनिफिट भी मिल रहा है, सरकार से उसको काफी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो इतने बेनिफिट मिलने के बाद वो इतना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। एज ए कॉर्पोरेट, एज ए कंपनी उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिसको बोला जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले ये वॉलंटरी था, मतलब मर्जी हो तो कुछ आप करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है। तो बहुत सारी कंपनी कुछ करती भी नहीं थी, तो इसीलिए कंपनी एक्ट 2013 में इसको मैंडेटरी कर दिया गया, और बोला जो भी आपको प्रॉफिट होगा, कम से कम 2% पैसा आप क्या करेंगे, उस पैसे को लगाएंगे, या तो किसी भी सोशल पर्पज के लिए, जैसे कोई स्कूल्स बनवा दिया, ठीक है, कोई हॉस्पिटल्स बनवा दिए, कोई पार्क बना दिए, कोई रोड बना दिए, तो इस तरीके के सोशल पर्पज के लिए, मतलब पब्लिक एट लार्ज उसका बेनिफिट ले सके, उस पर्पज के लिए उस पैसे को आपको खर्च करना पड़ेगा, वही आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर हम बात करें कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, तो ये आपके लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो डी ऑप्शन यहाँ पे का सही आंसर है कि जो कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी है, ये आपके लॉन्ग टर्म वैल्यू की बात करता है, लेकिन जो CSR है, ये आपके सोशल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करता है, और ये वॉलंटरी है। लेकिन अभी की बात करें तो ये वॉलंटरी नहीं है, अभी तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनीज को मानना ही होता है। कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी जो है लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर्स वैल्यू की बात करता है। कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी में हम लोग इथिकल वैल्यू, सोशल, इन्वायरमेंटल, कल्चरल और इकोनॉमिक, उन सभी वैल्यू के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर को ही कंसिडर किया जाता है। यानी यहाँ पे सिर्फ सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर को कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे इथिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल, कल्चरल, इकोनॉमिक, 4-5 फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। तो ये इनका यहाँ पे डिफरेंस इसमें हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ साइबर अटैक इन्वॉल्व ओवरवेलमिंग अ बैंक सर्वर टू डिस्टर्ब सर्विस। मतलब बैंक का जो सर्वर है
उसको इस तरह से इम्पैक्ट किया कि जो बैंक के कस्टमर्स ऑनलाइन लॉगिन कर रहे हैं वो लॉगिन ही नहीं कर पा रहे, तो सर्विस उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो इस तरह के साइबर अटैक को क्या नाम दिया जाता है? इसको दिया जाता है DDoS, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अटैकर्स एग्जैक्टली क्या करते हैं, मान लीजिए बैंक का कोई सर्वर है तो बहुत सारे अटैकर्स उसको अटैक करेंगे और वो जो सर्वर है वो एक तरह से वो सर्वर बहुत स्लो हो जाएगा, तो जो जेन्युइन यूजर है वो उसको यूज नहीं कर पा रहे। तो जो भी टीम है, जो भी सिक्योरिटी टीम है, उनका ध्यान इसी तरफ जाएगा कि यहाँ पे अटैक हो चुका है, क्या यहाँ पे हुआ है, किसने अटैक किया, तो सारी टीम का फोकस उसी तरफ जाएगा। और बैकएंड में जो आपके अटैकर्स हैं, जो आपके हैकर्स है, बैकएंड जाके जो है सारा इंपॉर्टेंट डेटा चोरी कर लेंगे। तो यही मेंटेलिटी होती है हैकर्स की इस केस में, कि हम सारा फोकस, ये बिल्कुल वही है कि तीन चार दोस्त हैं, तीन चार चोर लोग दोस्त हैं, उनमें से दो चोर क्या करते हैं, चार दोस्त है, चार में चोर है, ठीक है, तो उसमें से दो चोर क्या करते हैं, किसी के गेट के बाहर आके कोई हल्ला कर रहे हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ शराब पी के आ गए और हल्ला कर रहे हैं, तो मोहल्ले के लोग, गली के लोग सारे इकट्ठे हो गए, ठीक है, सबका ध्यान उन्हीं दो चोरों पे जो गली मोहल्ले में गेट के पास हल्ला कर रहे हैं, और छत से चढ़ के दो जो चोर बचे वो पीछे के रास्ते से आए और वो आपके घर से चोरी करके ले गए। तो इस तरह की चीजें होती है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे मतलब एक एरिया को ब्लॉक कर दिया जाता है, एक सर्विस को ब्लॉक कर दिया जाता है, और जो टीम है, जो सिक्योरिटी टीम है, तो जो बैंक की सिक्योरिटी टीम है उसका ध्यान इस तरफ होगा कि यहाँ पे अटैक हुआ है, पर सच्चाई ये होगी कि जो मेन डेटा है, जहाँ पे सारा सर्वर है, जहाँ पे सारा मेन डेटा है, वहां से वो डेटा को चोरी करके ले जाते हैं। तो ये पर्पस होता है DDoS अटैक का। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज एट्रिशन रेट? एट्रिशन रेट क्या होता है? ठीक है, एट्रिशन रेट इज मेजरमेंट ऑफ द रेट एट विच एम्प्लॉय लीव एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट बीइंग इमीडिएटली रिप्लेस ओवर अ स्पेसिफिक। एट्रिशन रेट मतलब किसी कंपनी का अगर एट्रिशन रेट ज्यादा है तो ये बताता है कि उस कंपनी के एम्प्लॉय बहुत ज्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कुछ IT सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में आपको एट्रिशन रेट ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, वहां पे 5-5 साल में वो क्या करते हैं, एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में वो चले जाते हैं, तो यानी वहां पे हाई एट्रिशन रेट देखने को मिलता है। तो एट्रिशन रेट के ऊपर आपका एक केस स्टडी पूछा गया था। तो ये जो टर्म है, ये टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एटलीस्ट ये मालूम होना चाहिए एट्रिशन रेट का क्या मतलब है। हाई एट्रिशन रेट का क्या मतलब है? हाई एट्रिशन रेट का मतलब बहुत सारे एम्प्लॉय उसको छोड़ के बार बार जाते हैं। लो एट्रिशन रेट मतलब वहां पे लॉन्ग टर्म तक 20-20, 15-15, 30 साल तक लोग काम करते हैं। पहले क्या था कि जो लोग काम करते थे ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, पहले की जनरेशन मतलब 1980s की, तो वो क्या करते थे, आपने सुना भी होगा कि आपके फादर या वो जो है 30-30 साल एक ही, मतलब पूरी जिंदगी वो एक ही कंपनी में बिता देते थे। ऐसा नहीं था कि उनकी गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब होती थी, बट उनका एट्रिशन रेट पहले बहुत अच्छा होता था। आजकल की जो जनरेशन है वो लॉन्ग टर्म तक जो है नहीं रह सकती एक ऑर्गेनाइजेशन में, आज की जनरेशन, तो उनको कहीं पे अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो फटाफट से पुरानी ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन करके चले जाते हैं। तो कंपनीज को कोशिश करनी चाहिए कि अपने एट्रिशन रेट को बढ़ाने की। क्यों? क्योंकि जब नए एम्प्लॉयज आते हैं तो उनको पूरा कल्चर समझने में, काम समझने में काफी टाइम लग जाता है, तो कंपनी का एक तरह से पैसा, ट्रेनिंग, उन सब में काफी ज्यादा उनका पैसा वेस्ट होता है कंपनी का। तो कंपनीज को कोशिश करनी चाहिए कि अपने एट्रिशन रेट को कम रखने की, क्योंकि उनका जो पैसा वो ट्रेनिंग में, बाकी चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे बेटर है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज, अच्छे बेनिफिट्स, प्रॉफिट अपने एम्प्लॉयज को भी दे, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ सस्टेन करके रख सके। तो एट्रिशन रेट सिंपल सा आप एक लाइन में इतना समझिए, एट्रिशन रेट बताता है कि जो एम्प्लॉयज है वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, और उनके बदले कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं हो रहा। इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज, इसको परसेंटेज में दिखाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 10% का एट्रिशन रेट है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि 100 एम्प्लॉयज ज्वाइन किए थे, उसमें से 10 एम्प्लॉयज तो छोड़ के चले गए। तो जितना ज्यादा परसेंट आएगा एट्रिशन रेट का, उसका मतलब उतने ज्यादा एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं। किसी कंपनी का एट्रिशन रेट है 20%, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर 100 एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें से 20 लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो ये है कंपनी का एट्रिशन रेट। इस टॉपिक के ऊपर आपका 5 नंबर का केस स्टडी पूछा गया था। तो टॉपिक अगर आप समझ गए ना, तो केस स्टडी में क्या रहेगा कि पूरा पैराग्राफ रहेगा, ठीक है, इसी के ऊपर पूरा एट्रिशन रेट के ऊपर पूरा पैराग्राफ रहेगा, उसको पढ़ के आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने। तो इस तरह से HRM में आपकी बहुत सारी केस स्टडीज पूछी गई थी। तो इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपको पैराग्राफ दिया जाता है ना फ्रेंड्स, उसको आराम से आप पढ़िए, 1 या 2 बार पढ़िए, क्योंकि आपके पास टाइम का तो कोई कमी नहीं रहता है। तो टाइम आपके पास सफिशिएंट है, 1-2 बार पढ़ के अच्छे से जो है, जैसे पैसेज होता है ना इंग्लिश में, लेकिन एटलीस्ट अगर आपको टॉपिक का मतलब पता है तो आपको पता लग जाएगा बेसिक कि हाँ ये क्या है। मान लीजिए एट्रिशन के ऊपर कोई आपको एक पैराग्राफ देगा तो आप समझ जाएंगे कि बातचीत किसकी होगी, यहाँ पे एम्प्लॉय के जाने की, उसी की बातचीत होगी, तो आप आसानी से जो उनके आंसर्स दे सकते हो। तो एटलीस्ट अगर आपको टॉपिक का मीनिंग पता है तो आप आसानी से उस पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स का आंसर जो है दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टिंग्विश ग्रीन HRM फ्रॉम ट्रेडिशनल। तो पहले हमारा नॉर्मल HRM होता था, आजकल जो है ग्रीन HRM का कंसेप्ट है। ग्रीन HRM मतलब हम HR की एक्टिविटीज करेंगे और ग्रीन वे में करेंगे। ग्रीन वे मतलब हम इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे और उसके बावजूद भी हम HR वाली एक्टिविटीज को करेंगे, तो उसको बोला जाता है ग्रीन HRM। तो यहाँ पे वही लिखा है, ग्रीन HRM इंटीग्रेट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस इनटू HR। जैसे मान लीजिए आपका रिक्रूटमेंट होगा तो आप
क्या करेंगे, आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी एप्लीकेशन देनी है तो सारा कुछ ऑनलाइन देना है। पहले क्या था, ट्रेडिशनल में आपको एप्लीकेशन देनी होती थी, उसके लिए आपका ऑनलाइन फॉर्म वो सब आपको भरना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अभी के केस में ऐसा नहीं है। पहले आपको क्या करता, पहले क्या था, आपको पूरा फिजिकल फॉर्म भरना होता था, पेपर वेस्ट और नेचर को काफी हार्म पहुंचता था, क्योंकि पेपर आपका पेड़ों से बन रहा है, पेड़ों को काटना पड़ रहा है, तो इन्वायरमेंट को बहुत हार्म पहुंचा रहे हैं। वो ट्रेडिशनल एचआरएम था। ग्रीन एचआरएम में ऐसा नहीं है। जो भी आप एचआर की एक्टिविटी कर रहे हैं, एचआर का एक्टिविटी क्या है कि नई रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन देना, फिर सिलेक्शन करना, फिर इंटरव्यू करना, ठीक है, फिर ट्रेनिंग कराना। तो ग्रीन एचआरएम में इस चीज पे ध्यान दिया जाता है कि जो भी हम एचआर एक्टिविटीज करेंगे, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन जो करेंगे, कम से कम नेचर को हार्म पहुंचाएंगे, ठीक है। तो मतलब इन्वायरमेंटल गोल को ध्यान में रख के हम लोग करेंगे, तो वही ग्रीन नेचर है। जैसे इंटरव्यू अगर आप ले रहे हैं तो अगर पॉसिबल है तो आप टेली कॉलिंग के थ्रू लीजिए या वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप इंटरव्यू लीजिए, ताकि जो पर्सन जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो वो कार, बस या किसी मोड से ट्रैवल ना करे, जिससे पेट्रोल जो है उसका धुआं वो नेचर में कम से कम जाए। तो जितना ज्यादा हो सके इन्वायरमेंट को कम से कम हानि पहुंचाने की कोशिश की जाती है ग्रीन एचआरएम में। तो यही आपका सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ग्रीन एचआरएम के ऊपर भी फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चलिए, इसके साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो कंप्लीट हो गया। टू हैंड्स की ऐप से आप क्या कर सकते हैं, जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है उसका आप अवेल कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 17 वीडियोस बनाई है, ये आपकी 18वीं वीडियो जाएगी, तो इससे पहले की 17 वीडियोस को आप जरूर देखिए। ये क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और 450 प्लस जो एमसीक्यूज है उसको भी आप टू हैंड्स के 3 मंथ वाले कोर्स में से ले सकते हैं। उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना, वो एमसीक्यूज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और काफी इंपॉर्टेंट भी आपके लिए है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।